बड़े ब्रांड्स क्या सिर्फ कंज्यूमर को लूट रहे हैं इतना महंगा कपड़ा बेच के? करीब करीब 25 से 40 लाख शादियां होती है, कम से कम 1 करोड़ दुल्हन हर साल इंडिया में बनती है। 90% अनऑर्गेनाइज्ड है। 90%? बिल्कुल। अगर मैं एक कपड़ा जाके सरोजनी मार्केट से लेके आता हूँ 150 रुपए का, और मैं एक कपड़ा केसरिया टेक्सटाइल से परचेज करता हूँ 1500 रुपए का, तो उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होगा? 85% जो कपड़ा है वो रीयूज वाला कपड़ा वापस सेलिंग होता है। रीयूज कपड़ा? हाँ, वेस्टर्न के अंदर डंपिंग बहुत बड़ा बना हुआ है, मतलब किलोमीटर्स टू किलोमीटर्स के डंपिंग बने हुए हैं, तो वो वापस से इंडिया आता है। आप मार्केटिंग करते हो तो 200 वाली चीज को आपको 2000 में बेचनी पड़ती है, सीधा 200 रुपए की चीज को मैं 400 रुपए में बेच देता हूँ। कपड़े के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क है वो हमारी इंडस्ट्री में हमें एक ही चीज का डर जो लगता है वो है डेड स्टॉक का डर। 100 लेडीज अगर व्यापार कर रही है तो उसमें से एक लेडीज सक्सेस होती है ड्यू टू उसकी। हम लोगों ने कभी कंपटीशन को कंपटीशन की नजरिए से नहीं समझा, हमने उनकी कमियों को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखी। आज 3 साल में इतने बड़े वॉल्यूम तक पहुंचे ही है। बाकी आज भी देसी तरीके से मार्केट में जाते हैं, लोकल मार्केट में जाते हैं, 90% पब्लिक मार्केट में जाके ही परचेसिंग करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन प्लेयर्स ने इस मार्केट को कितना एज ए बिजनेसमैन मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि जो ये वेस्टर्न कल्चर हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं कि मतलब सेविंग्स को हम कम कर रहे हैं, ये आपकी नज़र में एक बनिया की नज़र से अगर मैं देखूँ ना, मतलब जैन जितने होते हैं उनको बनिया कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि बनिया सिर्फ पैसे के लिए जीता है, तो इस कल्चर को आप कितना सही मानते हो? 2 कम्युनिटी बोलूँगा मैं, एक तो मारवाड़ी एक गुजराती। ये सोचती है कि लोग कितना कंजम्पशन करेंगे, ठीक है, उसी का धंधा वो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मारवाड़ी की अलमारी हमेशा उतनी रहेगी जितनी उसको जरूरत है। मारवाड़ी ये सोचेगा कि मैं पहले पैसा 2 करोड़ कमाता था, अब मैं 10 करोड़ कैसे कमाऊंगा। अगर मैं बात करूं आपसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो ओवरऑल इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का साइज क्या है? ओवरऑल इंडिया में टेक्सटाइल का साइज़ की से पहले ये जानना जरूरी कि साइज़ कहाँ कहाँ से निकलती है। जैसे वेडिंग सीजन एक यहाँ पे सबसे बड़ा का पिक पॉइंट होता है कि किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की साइज़ जानने के लिए इंडिया के अंदर 3 टाइप की सीजन्स आती है। मैरिज सीजन जो जैसे दिसंबर वाली सीज़न है, मई जून वाली सीज़न है, और मिड सीज़न जो जून जुलाई वाली आती है। तो उसके अंदर करीब करीब हर एक सीज़न के अंदर 25 से 40 लाख शादियाँ होती है पूरे पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। यस, तो करीब करीब 75 लाख से 1 करोड़ शादी होती है। तो मतलब एक दुल्हन कम से कम 1 करोड़ दुल्हन हर साल इंडिया में बनती है और 1 करोड़ दूल्हे हर साल बनते हैं। yes. तो आप सोचो उनके पीछे उनका परिवार, उनके पीछे उनके बच्चे, उनके पीछे उनके रिश्तेदार, फिर दोस्त, तो कितना बड़ा मार्केट साइज़ है। एक सीज़न जो निकलती है करीब करीब 6 से लेके 8 लाख करोड़ की साइज़ है। 6 लाख से 8 लाख करोड़ रुपए की साइज़ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक सीज़न के अंदर। और ये तो मैंने आपको बताया सिर्फ फैशन इंडस्ट्री या वेडिंग सीजन के अंदर। अब अपन जनरल वे में जाए, डेली वेयर के यूज़ में जाए, तो उतनी बड़ी साइज़ वो भी है। ओके। तो बेसिकली पूरी इंडिया के अंदर साइज़ जो है वो बहुत बड़ी लार्ज स्केल पे साइज़ है, क्योंकि हर साल 2 करोड़ बच्चे बोलते हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर एक ऑस्ट्रेलिया पैदा हो जाता है। तो हर साल 10-20% का ग्रोथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर है ही। ओके। और इसमें से कितनी मार्केट इंडियन ब्रांड्स कवर करते हैं, कितनी मार्केट फॉरेन ब्रांड्स कवर करते हैं? देखिए, वैसे इंडिया के अंदर मेजरली पब्लिक जो है, जैसे 150 करोड़ की पब्लिक अपन काउंट करके चलते हैं, तो 145 करोड़ लोग इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन ब्रांड को ही कंज्यूम करते हैं। ठीक है। 5 करोड़ लोग जो हायर रेंज के अंदर है, लग्जरियस लाइफ के अंदर है, वो लोग हो सकता है कि वो फॉरेन के ब्रांड्स अडोप्ट करते हो। okay. लेकिन 95 to 98% लोग इंडियन ब्रांड को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है। और इसमें से जो 95% इंडियन ब्रांड्स की मार्केट है, इसमें से अनऑर्गेनाइज कैटेगरी कितनी है? क्योंकि आप देखो ना, हर शहर पे एक लोकल मार्केट होती है, बिल्कुल, है ना, और शोरूम्स भी होते हैं, प्लस इसके अलावा लोकल शॉप्स होती हैं। तो इन 3 कैटेगरी में ना अलग अलग माल बिकता है, अलग अलग रेंज का माल बिकता है। तो आई गेस अगर मेरा जो सोचना है कि जो 50% कैटेगरी है ना वो अनऑर्गेनाइज्ड है, लोकल मार्केट वाली। बिल्कुल। देखिए, 50% नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर 90% जो है अनऑर्गेनाइज्ड ही है। 90%? बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे एक जो 500 रुपये दिन की दिहाड़ी करता है, वो भी कपड़ा पहनता है, वो भी एक अच्छी मार्केट से जाके
कपड़ा लेके आता है। जैसे दिल्ली की बात करें तो सरोजनी मार्केट यहाँ पे बहुत फेमस मार्केट है। तो 90% अनऑर्गेनाइज्ड है। और टेक्सटाइल कभी ऑर्गेनाइज बनाने के लिए आपको कॉर्पोरेट कल्चर को अपनाने के लिए, इसके लिए आपको ऑथेंटिक पब्लिक चाहिए। जो अब आज की जेनजी जो ऑडियंस है, जेनजी है, वो जरूर शोरूम में जा रही है, वो जरूर जूडियो में जा रही है। एक नया ट्रेंड आ गया कि मीडियम सेगमेंट की जो पॉपुलेशन है वो जूडियो, मिंत्रा पे जाके शॉपिंग कर रही है। तो ऑर्गेनाइज आप उसको बोल सकते हो। बाकी आज भी देसी तरीके से मार्केट में जाते हैं, लोकल मार्केट में जाते हैं। 90% पब्लिक मार्केट में जाके ही परचेसिंग करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन प्लेयर्स ने इस मार्केट को कितना ख़राब किया है? ऑनलाइन ने ख़राब नहीं किया, ऑनलाइन ने सुविधा ज़्यादा देने से उसका अनएथिकली यूज़ ज़्यादा होने लग गया। कि ऑनलाइन ने एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप घर बैठे मंगा सकते हो, एक अच्छा सिस्टम है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लेकिन उसका मिसयूज़ ये हो गया कि उनको सेल का वॉल्यूम खींचने के लिए उन्होंने जितने ऑफर्स देने थे, बैंक से ऑफर्स, COD ऑफर्स आप लीजिए, आप GR लीजिए, RTO रिटर्न लीजिए, तो ये सारा देने से एक माहौल अच्छा नहीं बन पाया कि अपन बोल नहीं सकते कि हेल्दी बिजनेस है। कि इसके अंदर अगर मेरा ऑनलाइन B2C मार्केट का बिजनेस है जैसे, तो हम लोग डेली 6,000-7,000 पीस डिस्पैचिंग करते हैं। ठीक है। B2B हमारा बहुत बड़ा सेगमेंट है। B2C हम लोग एक वेंचर हमारा B2C का भी है। 7,000 पीस डेली डिस्पैचिंग करते हैं, उसमें से 30% हमारे पास में वापस GR आ जाता है। तो एक साइकिल बन गई कि 7,000-8,000 पीस डेली डिस्पैच करनी है, 2,000-2,500 पीस वापस रिटर्न आएगी, फिर उसको वापस से ओके करो, वापस से माल भेजो। तो वो अनऑर्गेनाइज, वो भी अनऑर्गेनाइज्ड है। इसको भी एक सिस्टम में लाया नहीं जा पा रहा है ड्यू टू कंपटीशन, ड्यू टू आपको वॉल्यूम सेल चाहिए, ड्यू टू आप मार्केट बहुत ज़्यादा कैप्चर करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए मेरा 1,000 पीस था, पहले मैं 8,000 पीस पे पहुंचा, मेरा टारगेट 20,000 पीस है, तो मैं और क्या सर्विस दे सकता हूँ। इसके चलते ये सेक्टर भी हेल्दी सेक्टर नहीं बन पा रहा है। बट अगर जितना मैं देख पा रहा हूँ इस सेक्टर को, कि ऑनलाइन आप बोल रहे हो कि उसने मार्केट को अनएथिकल तरीके से किया है, बट उसने मार्केट को बढ़ाया कितना है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन आने के पहले लोग इतनी ज़्यादा कपड़ों की शॉपिंग किया करते थे जितनी आज की डेट में कर रहे हैं। क्योंकि आप फेसबुक खोलो, आपको मिंत्रा का ऐड आएगा, आपको आजियो का ऐड आएगा, आप इंस्टाग्राम खोलो, आपको अदर एड्स दिखेंगे। तो ये आपका कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड को भी ट्रिगर करता है और आपकी परचेजिंग पावर को बढ़ा रहा है। सर ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में परचेसिंग पावर बढ़ रही है या लोगों की, या देखिए पहले जो इनकम थी वो सेविंग करने का पर्पस ज़्यादा रहता था कि मेरा 50,000 की सैलरी है तो मैं ना 20,000 रुपये सेविंग करूँ, तो सेविंग का। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो सेविंग का मोड ही नहीं रखती है। अच्छा, वो अपने खुद के शौक पूरा करती है, लाइफ स्टाइल ज़्यादा अच्छी, फैशनेबल इंडस्ट्री में ज़्यादा पसंद करती है, तो वो परचेसिंग पावर वहाँ से बढ़ गई उसकी। आजकल फ़ोटो का जब से ये ज़माना है, जब से मोबाइल लोगों के हाथ में है, एक बार फ़ोटो क्लिक करवा लेता है कोई इंसान, तो उसके बाद वो जो ड्रेस उसकी कॉमन नज़र आने लग जाती है अगर वो सोशल मीडिया पे अपलोड करे। तो इससे परचेसिंग पावर बढ़ी है, ना कि ऑनलाइन आने से परचेसिंग पावर बढ़ी है। ओके। तो सर आप तो CA करने गए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने गए थे, कहाँ ये टेक्सटाइल एक्सटाइल फैक्ट्री के चक्कर में आप आ गए? देखिए वो जो CA भी जो कर रहा था, हाँ। वो भी मैं एक जो बिजनेस पर्पस से ही करने की सोची थी कि मेरा खुद का ऑफिस होगा, मैं CA के बनूंगा तो फाइलें रखूँगा लोगों की, तो पर्पस तो वहाँ पे भी बिजनेस ही था। लेकिन बोलते हैं ना कि समय किसका है, समय उसका है जो समय के साथ चलता है। मुझे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लगी और जो दादाजी के फ्रेंड थे उनकी राय मानी मैंने, उन्होंने जो कहा उनका कहना माना। और राजस्थान सिक्कर में हम लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ से सीधा मैं सूरत चला आया। उससे बेनिफिट ये मिला कि मेरे को जहाँ पे मेरे को स्केल अप मिलना था, जैसे मान लीजिए मैं CA करता तो मेरे को वॉल्यूम बहुत बड़ा नज़र नहीं आता था उसमें। अब जब मैं देख रहा हूँ, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा वॉल्यूम है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। सिर्फ आपको बिजनेस पहचानना है, मार्केट का गैप देखना है, बहुत बड़ा वॉल्यूम मिल सकता है। इसीलिए मैं आया तो सूरत ट्रायल के लिए था कि 6 महीने 12 महीने दादाजी की बात मानते हैं, देखते हैं, अगर पोटेंशियल नज़र आएगा तो रुकेंगे, नहीं तो वापस अपन CA फाइनल देंगे। लेकिन ऐसा पोटेंशियल नज़र आया कि इसी धंधे में घुस गए। थोड़ा सा इस इंडस्ट्री को मुझे डिफाइन करिए कि इंडस्ट्री काम कैसे करती है, क्योंकि जब मैं कपड़ों की रेंज देखता हूँ, या एक सवाल मैं आपसे पहले और पूछता हूँ कि अगर मैं एक कपड़ा जाके सरोजनी मार्केट से लेके आता हूँ 150 रुपये का, और मैं एक कपड़ा केसरिया टेक्सटाइल से परचेज़ करता हूँ 1500 रुपये का, तो उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होगा? देखिए बेसिकली मैंने सरोजनी जो मार्केट आप बोलते हो उसका मैंने रिसर्च किया है
कि वहाँ पे इतना सस्ता कपड़ा मिलता है कैसे। मोस्टली मैंने वहाँ पे ये देखा कि 85% जो कपड़ा है वो रीयूज वाला कपड़ा वापस सेलिंग होता है। रीयूज कपड़ा, हाँ। फॉरेन के अंदर अभी जैसे मैं गांधीधाम था तो वहाँ मैं गया था, वो इंडस्ट्री में देख के आया था। मैं आपको पूरा सिनारियो इसका बताता हूँ। हाँ। जो वेस्टर्न कल्चर की जितनी भी कंट्री है वहाँ पे धुलाई नहीं किए जाते हैं। वहाँ पे मतलब वापस से अपन जैसे इंडिया में वापस कपड़ा पहना, कल फिर धोया, लॉन्ड्री में दिया, वापस से वहाँ से आया, वापस से रीयूज करते हैं अपन। एक ड्रेस को कम से कम 25-30 बार 50 बार पहनने की कोशिश करते हैं। वेस्टर्न के अंदर ऐसा नहीं है, वो मैक्सिमम 2 बार 3 बार या 4 बार वो कपड़ा पहनते हैं और उसको फिर डंप कर देते हैं वो लोग। तो वहाँ पे वेस्टर्न के अंदर डंपिंग बहुत बड़ा बना हुआ है, मतलब किलोमीटर्स टू किलोमीटर्स के डंपिंग बने हुए हैं। तो वो इंडिया वापस से इंडिया आता है। जो गांधीधाम है, मैं गया था वहाँ पे, गुजरात के अंदर गांधीधाम है, वहाँ गया तो वहाँ पे उसका रिसाइकलिंग का प्रोसेस है। पूरे केजी में माल आता है और पीस के अंदर बिकता है। वो माल गांधीधाम आता है, रिसाइकलिंग होता है, वॉशिंग होता है, आयरन होता है, प्रेस होता है, फिर मतलब पूरे पैन इंडिया के अंदर वो सप्लाई होता है। जैसे वो सरोजनी मार्केट बोल लो, जैसे आप कोई भी लोकल मार्केट जो ठेले के ऊपर जो बिकती है, ठेलों पे जींस 200 रुपये की 3, 200 रुपये के 3 सेट ऐसे बिकते हैं। सरोजनी मार्केट में भी मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि इतना सस्ता होने का रीज़न वही है कि रिसाइकिल वाले कपड़े, क्लॉथिंग वापस से सेलिंग किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग सूरत बैठे हैं। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी महंगा प्रोडक्ट नहीं देती। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हम वो कपड़ा बनाते हैं जो फ्रेश है। जैसे पॉलिस्टर यान से हम लोग बनाते हैं, कॉटन यान से हम लोग कपड़ा बनाते हैं, या नायलॉन से हम लोग कपड़ा बनाते हैं। तो एक प्रोसेस है कि यान के बाद में वो ग्रे बनेगा, ग्रे के बाद में वो फिनिश गुड्स बनेगा, फिर फिनिश गुड्स के बाद में उसकी कटिंग होगी, फिर स्टिचिंग होगी, फिर एक प्रोसेस से वो बेचा जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग रेट के ऊपर कपड़ा आज देते हैं। आज हमारे साथ में हज़ारों ऐसे कस्टमर्स, हज़ारों लाखों ऐसे कस्टमर्स जुड़े हुए हैं जो हमसे जुड़कर व्यापार कर रहे हैं अपना बिजनेस का, हमसे जुड़कर एक नई बुनियाद रखना चाहते हैं कि बोलते कि जॉब कितने दिन तक करें, कोई बिजनेस करे तो कौन सा अच्छा बिजनेस है। तो कपड़ों का सबसे इजी बिजनेस है जो नहीं खत्म होने वाला बिजनेस है। और बस आपको एक सूझबूझ के साथ में आपका सप्लायर चाहिए, आपके पास टेस्ट होना चाहिए, वेराइटीज़ होनी चाहिए। आपकी दुकान घर से भी चला सकते हो और शोरूम से भी चला सकते हो आप। तो इस पे जब आप अपनी फैक्ट्री पे मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो सबसे जो बेसिक चीज़ है इसकी वो है क्लॉथ सिलेक्शन, कि कपड़ा आप कौन सा सेलेक्ट कर रहे हो। बिल्कुल। तो जो क्लॉथ की कॉस्ट आती है वो लगभग क्या आती है? देखिए, डिपेंड्स करता है यान के ऊपर। यान तो सिमिलर आता है, पतले मोटा डेनियर का फर्क आता है। उसको ट्विस्ट जो हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए यान के रेशे जो बने हुए हैं, 100 रेशे बने हुए हैं, 500 रेशे का बने हुआ है, 150 रेशे का बना, उसको हम लोग ट्विस्ट करते हैं कि आपको कितना मोटा यान बनाना है, उसको धागा कितना मोटा बनाना है। उस धागे को हम लोग फिर मशीन के ऊपर, रिपेयर जेकार्ड की मशीन है, पावरलूम है, वाटर जेट है, एयर जेट के, उसके ऊपर हम लोग उसको व्यू करते हैं। ठीक है। तो वो उससे वो फैब्रिक की कॉस्टिंग मिलती है कि आपने यान जो लिया था वो 500 रेशो वाला लिया था, उसको डेनियर हम लोग बोलते हैं। फिर उसके बाद में मशीन के ऊपर अपने जब किया, उससे अपन क्या चीज़ बनाना चाहते हैं, 1 इंची के अंदर कितने धागे आने चाहिए, 1 इंची के अंदर वाप में कितने आने चाहिए, वेफ्ट में कितने आने चाहिए, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो ये चीज़ें अगर आपको मालूम हो तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉस्ट निकालते हैं फैब्रिक की। फिर उसके बाद में उसके ऊपर या तो डाइंग कलर होना है या फिर प्रिंटिंग होना है, तो उसकी कॉस्ट जुड़ जाती है। फिर स्टिचिंग की कॉस्ट जुड़ जाती है। फिर डिज़ाइनर्स जो बनाता है तो डिज़ाइनर्स की कॉस्ट जुड़ जाती है। तो ये सब जुड़ के एक प्रोडक्ट तैयार होता है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग हमारे मैन्युफैक्चरिंग का मार्जिन जोड़ के हम लोग आगे प्रोवाइड करवाते हैं। तो और कितना परसेंट आप वुमेन्स वियर मैन्युफैक्चर करते हो, कितना परसेंट आप मेंस वियर मैन्युफैक्चर करते हो? हम लोग वुमेन्स वियर, किड्स वेयर और मेंस वियर तीनों सब्जेक्ट में हैं। और वुमेन्स वेयर का हमारा जो पार्ट है वो 70% का है, 70%। 20% का पार्ट हमारा किड्स वेयर का और 10% का पार्ट हमारा मेंस वेयर का है। अभी हम लोग को मेंस वेयर के इंडस्ट्री में आए हुए 6 to 8 मंथ हुए। हमारा फोकस है कि 30% हम लोग मेंस वेयर के अंदर आए हमारे सब्जेक्ट के अंदर। 50-50 क्यों नहीं? 50 में 20% सर किड्स वेयर भी तो जोड़ लिया मैंने। अच्छा, ओके। क्योंकि मतलब वुमेन्स वियर की मार्केट ज़्यादा बड़ी है और वो ज़्यादा यूजुअली चेंज करती है। बिल्कुल। देखिए, 2 मार्केट सबसे ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं। एक तो किड्स वेयर मार्केट। यस। किड्स वेयर ऐसा है कि अगर किसी बच्चे ने एक बार वो ड्रेस पहन ली तो उसके बाद में वो अगर थोड़ी सी उसकी हाइट बढ़ी तो वो क्लोथिंग उसके काम की नहीं है। तो ये ट्रेंड कभी इंडिया में ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि इतने बच्चे हर साल होते हैं। तो ये ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है।
दूसरा वुमेन्स वेयर में पहले क्या था कि लेडीज एक सबसे मेन प्रोडक्ट था साड़ी। अभी उसकी वार्डरोब में देखेंगे तो साड़ी भी है, कुर्ती भी है, सूट्स भी है, वेस्टर्न वेयर भी है, नाइट वेयर भी है। तो मल्टीपल्स वैरायटी एक लेडीज ने कंज्यूम करना स्टार्ट किया है। तो कपड़ों का बिजनेस डे बाय डे ग्रोथ ही हो रहा है। हाँ, मतलब पहले सिर्फ साड़ी पहनती थी, तो मतलब पार्टी वेयर साड़ी, घर की साड़ी और एक नॉर्मल साड़ी, 3 टाइप की मेनली साड़ीज हुआ करती थी। अब साड़ी कम पहनना है, लेकिन नंबर ऑफ साड़ीज भी उतनी रहेंगी, नंबर ऑफ सूट्स भी हर कैटेगरी में उतने रहेंगे, नंबर ऑफ वेस्टर्न ड्रेसेस भी हर कैटेगरी में उतनी रहेंगी। तो ये डिफरेंस क्यों हुआ? ये जो आपने मेरे से पूछा था कि परचेसिंग पावर, हाँ। ये परचेसिंग पावर का एक और नया लॉजिक ये भी निकल के आता है कि एक लेडीज 6 टाइप की ड्रेसेस पहनने लगी, तो वो साड़ी में भी उतनी परचेसिंग कर रही है, सूट में भी उतनी परचेसिंग, तो उससे भी वो परचेसिंग पावर बढ़ गई। तो ये सब कहानियाँ जो है सब इंडिया का कंजम्पशन के ऊपर है कि इंडियंस अभी सारा फोकस इंडियंस का सेविंग को न होके सारा फोकस है अपनी लाइफस्टाइल को जीना, फैशन को फॉलो करना। और एक सबके दिमाग में सोच हो गई कि मुझे मेरी लाइफ कितनी है, 60 साल 70 साल की लाइफ है, 30 के तो हो गए, 50 के तो हो गए, अब तो कितना बचा, अब तो मजे करो। तो वो वेस्टर्न जो सोच आ रही है डे बाय डे बढ़ती जा रही है, उससे हम लोग हमारी सेविंग को घटाते जा रहे हैं और अपनी लाइफ को जीने में ज़्यादा विश्वास करने लग गए। एज ए बिजनेसमैन मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि जो ये वेस्टर्न कल्चर हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं कि मतलब सेविंग्स को हम कम कर रहे हैं, ये आपकी नज़र में एक बनिया की नज़र से अगर मैं देखूँ ना, मतलब जैन जितने होते हैं उनको बनिया कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि बनिया सिर्फ पैसे के लिए जीता है। तो इस कल्चर को आप कितना सही मानते हो? देखिए, इंडिया के अंदर एक कम्युनिटी जो है, 2 कम्युनिटी बोलूँगा मैं, एक तो मारवाड़ी, एक गुजराती। हाँ, ये हमेशा ये सोचती है कि लोग कितना कंजम्पशन करेंगे, ठीक है, उसी का धंधा वो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मारवाड़ी की अलमारी हमेशा उतनी रहेगी जितनी उसको ज़रूरत है। मारवाड़ी ये सोचेगा कि मैं पहले पैसा 2 करोड़ कमाता था, मैं 10 करोड़ कैसे कमाऊँ। वो उसका हिसाब हमेशा कैलकुलेशन उसकी परफेक्ट रहेगी। वो भले ही उसकी अलमारी पूरी भर भी जाए तो उसकी कैलकुलेशन अगर वो 2 करोड़ कमा रहा था तो अब 5 साल बाद में 5 करोड़ रुपये कमाएगा। लेकिन जो मारवाड़ी कम्युनिटी नहीं है, गुजराती नहीं है, वो उसका क्या, अगर वो 2 करोड़ आज कमा रही है तो 5 साल बाद में वो 1 करोड़ ही कमाएगी, क्योंकि उसका सारा खर्चा लाइफस्टाइल में चला गया। मारवाड़ी अपनी कैलकुलेशन से जीता है, गुजराती अपनी कैलकुलेशन से जीता है। क्यों जीता है? क्योंकि उसको पता है कि हम कितना रुपया खर्च करने वाले हैं, कितना रुपया हमें कौन सी चीज़ पे खर्च करना है। वो हमेशा मैनिपुलेट करता है अपने पैसों को, डाइवर्सिफाई करता है, नए नए बिजनेस करता है। देखिए, जैन हमेशा एक, जैसे मैं जैन कम्युनिटी की बात बताऊँ आपको, कि जैन हमेशा प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, सिद्धांतों पे चलते हैं कि हमारे सिद्धांत कैसे होने चाहिए। जैन, आपको इंडिया का आपको भी मालूम है कि 24% इनकम टैक्स देते हैं, सोशल मीडिया पे पूरा एक से छाया हुआ है। उनके पास में कई हॉस्पिटल्स है, कोई अनाथ आश्रम है, गौशाला है, ऐसे सब कुछ है। वो अपना जो खर्चा जो करता है उसको अपने खर्चे के ऊपर कम विश्वास होता है, खुद के खर्चे के ऊपर, खुद की लाइफ स्टाइल के ऊपर। वो एक सिंपल ऑथेंटिक जीवन जीने में ही ज़्यादा विश्वास करता है एज ए जेन्स प्रिंसिपल्स से। उसको वो हमेशा ये सोचता है कि मैं कोई बिजनेस करूँ तो एक्सपांशन वाला बिजनेस करूँ। वो कभी भी ये एक बिजनेस मॉडल लेके नहीं बैठता कि मुझे आज इतना ही बिजनेस करना है, मेरी दुकान पापा ने संभला के दी है, बस मेरे पापा ने इतना किया तो मैं भी। एक्सपांशन, दिमाग के अंदर एक्सपांशन ही एक्सपांशन है। तो ये जैन कम्युनिटी की अलग विशेषता है और मारवाड़ी और गुजराती कम्युनिटी की अलग विशेषता है इसके अंदर। ओके, अब फैशन का नया दौर आ रहा है और डेली हम लोग देखते हैं ना कि मतलब हर 1 से 1.5 साल में नया ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो ये कितना चैलेंजिंग होता है एज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल की, जब आप किसी भी कपड़े की डिज़ाइनिंग करते होगे तो ऑब्वियसली बात है उसमें कुछ टाइम भी कंज्यूम होता होगा, उसमें पैसा भी कंज्यूम होता होगा, मैन पावर भी कंज्यूम होती होगी, फिर आपको 6 मंथ्स के बाद वो फिर चेंज हो जाता है। बिल्कुल। तो एज ए मैन्युफैक्चरर कितना चैलेंजिंग हो जाता है? देखिए, हमारे पास में 3 फेस आते हैं। ओके, तीनों फेस को हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। आज ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि जानने को मिलता है कि एक मैन्युफैक्चरर कैसे अपनी वर्किंग करता है। दिवाली का सीजन अभी 4 महीने दिवाली के हैं। अक्टूबर नवंबर में दिवाली आती है हर साल। अभी हम लोग जो कपड़ा बना रहे हैं दिवाली के अकॉर्डिंग कपड़ा हमारा प्रोडक्शन में जा रहा है। अच्छा, वो मतलब दिवाली की तैयारी आपने स्टार्ट कर दी जून में? अप्रैल में स्टार्ट कर दिया। अप्रैल में स्टार्ट कर दिया। अप्रैल मई जून में हमारा पूरा प्रोडक्शन बनके रेडी हो जाता है। जून तक हम लोगों का माल जो है डिस्प्ले सेंटर में आ जाता है, हमारे सेल्स ऑफिस में आ जाता है सैंपल एज ए दिखाने में। क्योंकि जब जून में हमारे पास में होलसेलर्स आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, रिटेलर्स आते हैं, घर से बिजनेस करने वाले आते हैं, तो जून जुलाई में उनको दिखने लग जाता है कि नए प्रोडक्ट क्या आने वाले मार्केट में क्या। तो हम लोग
4 से 6 महीने पहले चलते हैं। जैसे दिवाली खत्म होगी तो हम लोग विंटर का काम नहीं करने वाले, हम लोग गर्मियों की तैयारी करने वाले हैं। अच्छा, रिटेल सेक्टर में तो विंटर का माल बिकेगा और हमारी जो तैयारी होगी, हमारा जो प्रोडक्शन जाएगा सारा का सारा समर के अकॉर्डिंग जाएगा। तो हम लोग ये मापदंड लगा के चलते हैं कि 6 महीने पहले हमें चलना पड़ता है मार्केट के हिसाब से। जब जाके हमारा प्रोडक्शन हाथ में रहता है तब जाके हमारे पास सेलिंग रहती है। और वहाँ पे आपको जब आप रॉ मटेरियल भी परचेज करते हो तो जब आप दिसंबर जनवरी में आप गर्मियों का रॉ मटेरियल परचेस करो तो वो भी आपको सस्ता पड़ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सेम सिनेरियो में जब आप मई जून में आप ठंडियों का मटेरियल परचेस करो तो आपको उस टाइम पे सस्ता पड़ता बिल्कुल होगा। वो वैसे ही एक कैलकुलेशन करके चलते हैं कि हमें हमारा प्रोडक्शन हमें कितना सस्ता कब मिलता है, तब हम लोग परचेज करते हैं। रॉ मटेरियल लो आप, ग्रे कच्चा जो कपड़ा हम लोग लेते हैं उसको हम लोग स्टोर करते हैं। पॉलिस्टर कपड़ा है 50 साल भी ख़राब नहीं होगा, 100 साल भी ख़राब नहीं होगा। नाइलॉन है, विस्कोस है, वो इसकी लाइफ होती है, कॉटन की लाइफ होती है। पॉलिस्टर 100% आप मल्टीपल्स लाइफ है उसकी, आप कितना भी पड़ा है ग्रे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, वो पैसा देके ही जाएगा। बस आप ये आपको ध्यान रखना होता है कि फैशन इंडस्ट्री में जो कलर बिकते हैं, जो टेस्ट बिकता है, वो अकॉर्डिंग आपके होना चाहिए, नहीं तो आपका डेड स्टॉक बढ़ जाएगा। हमारी इंडस्ट्री में हमें एक ही चीज़ का डर जो लगता है वो है डेड स्टॉक का डर। तो डेड स्टॉक निकालने के लिए हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे पास में माल जो सीजन में हमें जितनी रिक्वायरमेंट हमारे पास आनी है उतना माल हमारे पास होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा माल है तो आने वाली सीजन में बिकेगा कि नहीं, क्योंकि वो समर आ जाएगी, फिर विंटर आ जाएगी, तो विंटर तक का 1 साल तक का इंतजार नहीं कर सकते। और अगले साल फैशन भी हो सकता है चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाएंगे, टेस्ट चेंज हो जाएगा, मटेरियल चेंज हो जाएगा, फैब्रिक चेंज हो जाएंगे, एम्ब्रॉयडरीज चेंज हो जाएगी, टेस्ट सारा चेंज हो जाता है। इसलिए वो हम लोग जैसे 100 मीटर की रिक्वायरमेंट है या 100 ड्रेस की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग 90 का ही कैलकुलेशन लेके चलते हैं कि 90 तो अपन बेच ही लेंगे। अगर बाजार में डिमांड से ज़्यादा सप्लाई है तो 100% हमारा डेड स्टॉक बढ़ना है, और डिमांड अगर हमारी ज़्यादा है और सप्लाई थोड़ी सी वीक रखते हैं उससे हमारा डेड स्टॉक या हमारे पास में कुछ बचता नहीं है। ओके, तो B2B बिजनेस कितना करते हो आप और B2C बिजनेस कितना करते हो? हमारा टोटली B2B बिजनेस है। अभी एक नया सेगमेंट हम लोगों ने B2C स्टार्ट किया है, एंड कंज्यूमर को बताने के लिए कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है। अगर आप अपने दुकानदार से लेके आते हो, अगर आप अपने घर से कोई बिजनेस कर रहे हो उससे लेके आते हो तो आपको ऐसा फील वाला ही प्रोडक्ट मिलेगा और उससे सस्ता आपको प्रोडक्ट मिलेगा जो आप ऑनलाइन में ले रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन में एक थर्ड पार्टी कमीशन लग जाता है प्लेटफॉर्म का। तो वहाँ पे उससे सस्ता प्रोडक्ट आपको हमारे जो दुकानदार लेके जा रहा है, घर से बिजनेस करने वाला लेके जा रहा है, उसके पास में बहुत सस्ता प्रोडक्ट मिलने वाला आपको। ओके, अब अभी आपने बताया कि एक सबसे बड़ा चैलेंज आपकी इंडस्ट्री में है डेड स्टॉक। बिल्कुल। अब B2B आप सेल करते हो, अब सपोज दुकानदार आपसे 10 लाख का माल उसने परचेस किया, अब 10 लाख के माल में सीजन एंड हो गया, उसके पास 2.5 लाख का माल बचा हुआ, 7.5 लाख का माल उसने सेल कर लिया, तो क्या 2.5 लाख का माल वो आप किसी रेट पे वापस लोगे या फिर जो दुकानदार है वो उसको ही देखना है उसके बारे में? वो सर देखिए, दुकानदार इतना समझदार है, इस इंडस्ट्री को जो कर रहा है उसको पता है कि मेरे पास में डेड स्टॉक पड़ना ही पड़ना है। साल का वो 10% पहले से कैलकुलेशन मार्जिन में कैलकुलेशन मान लीजिए, या सेलिंग वो सेल लगाता है। आपने बड़े बड़े ब्रांड बड़े बड़े मॉल में भी जाके देखते होंगे 50% डिस्काउंट चल रहा है, अप टू 50% डिस्काउंट चल रहा है। ये 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, राखी को इनकी सेल लगती है, तो ये स्टॉक क्लियरेंस का एक मौका उनको मिलता है। ऐसे ही एक अगर वो दुकानदार है 10 लाख में से 7.5 लाख का माल बेच लिया उसने, तो उसने ये मान लीजिए प्रॉफिट तो उसने बहुत अच्छा खासा कमा लिया। ओके, अब 2.5 लाख रुपए का माल अगर वो कोस्ट टू कोस्ट भी माल निकाल दे तो उसके पास में कुछ भी डेड स्टॉक नहीं है। तो ये माइंडसेट तो करना ही पड़ेगा कि हमारे पास में 100% माल कभी भी नहीं बिकेगा और कोई भी इंडस्ट्री में नहीं बिकता है। हमारी इंडस्ट्री में डेड स्टॉक पड़ता है तो किसी इंडस्ट्री में वेस्ट हो जाता है। कि ये प्रोडक्ट वेस्ट हो गया, मटेरियल वेस्ट हो गया, अब ये हार्ड हो गया कि टाइट हो गया, लिक्विड हो गया, वो फॉर्म में चला जाता है या एक्सपायरी हो गया। तो हमारी इंडस्ट्री में डेड हो जाता है, तो उसको कोस्ट टू कोस्ट पे अगर आप निकाल लोगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। पैसा कभी भी जाम करके रोकने का नहीं होना चाहिए। अगर आपने पैसे को रोका, डेड स्टॉक के रूप में रोके हैं, 1-2 साल से रोके हैं कि मुझे तो उसी रेट में बेचना है, तो वो मौका कभी नहीं मिलता टेक्सटाइल में। ओके, और चलो जो शॉप ओनर से दुकानदार है उन्होंने तो अपना सेल पे माल निकाल लिया, जो आपके पास बच गया डेड स्टॉक, आप उसको क्या दुकानदारों को भी सेल पे निकालते हो कि भाई 26 जनवरी आ गई ले लो? नहीं, हम लोग केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का एक मोटो है कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी कभी भी माल डेड स्टॉक में नहीं निकालती है। हम लोग डेड स्टॉक में एक ही कंडीशन में माल निकालते हैं
कि हम लोग ऐसे वेंडर्स को पकड़ते हैं जहाँ पे हमारे टैग स्टिकर वगैरह सब कुछ पहले निकाल देते हैं। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का जो माल अगर बाजार के अंदर है तो वो टोटल फ्रेश, टोटल ट्रेंड वाला ही माल है। हमारा जो माल रहता है, जो हमारे पास बच जाता है, उसका टैग स्टिकर वगैरह सब कुछ हम लोग निकाल के फिर हम एक ही वेंडर को दे देते हैं। हम हमारा माल, आप ये नहीं पकड़ पाओगे कि एक दुकान के पास में 100 रुपये की कॉस्टिंग में मिल गया और वही डिजाइन हमारे को 1.5 स्टॉक में निकालनी पड़ी तो बाजू वाले को 50 रुपये में हमने दे दिया। अच्छा, वो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का माल नहीं है। हम लोग उसको उसमें से टैग स्टिकर वगैरह सब निकाल के एक वेंडर्स को दे देते हैं। मतलब वो फिर आप माल सेल कर देते हो विदाउट एनी ब्रांड? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे जो वेंडर्स के पास में माल है वो 100% अच्छा माल है, ब्रांड का माल है, क्वालिटी का माल है। क्वालिटी का माल वो भी रहता है लेकिन वो ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। गॉट इट। ड्यू टू इसलिए रखते हैं कि हमारे कस्टमर्स को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हमारे बायर्स जो हमारे हैं अच्छे वॉल्यूम में जो परचेज करते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है। इस फील्ड में ना आप टेक्सटाइल में आप रेट डिसाइड नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। मतलब क्योंकि आप देखो कि एक टी शर्ट 150 रुपये की भी मिलती है, 1,500 की भी मिलती है, 10,000 की भी मिलती है, इवन 25,000 30,000 की भी टी शर्ट्स मिलती हैं। इतना रेट का डिफरेंस तो चलो ठीक है, ब्रांड टू ब्रांड डिफर करता है, लेकिन कस्टमर्स के माइंड में क्या चीज़ें ऐसी होती कि यार मतलब 10,000 की टी शर्ट परचेस कर रहा है, वो 15,000 की टी शर्ट परचेस कर रहा है, इतना क्या डिफरेंशिएट हो जाएगा कपड़े में? बिल्कुल। देखो, 2 कैटेगरी में इसको अपन बांट के चलते हैं। एक कैटेगरी है कि कपड़ा ही हल्का बन रहा है, कपड़े की जो क्वालिटी है वही हल्की बन रही है तो इसलिए वो सस्ता बिक रहा है। ठीक है। एक कैटेगरी है कि कपड़ा आप भी अच्छा बना रहे हो, मैं भी अच्छा बना रहा हूँ। वो कपड़ा आपका जा रहा है आपके ब्रांड के नाम से, ठीक है, मेरा जा रहा है नॉन ब्रांड के नाम से। ठीक है। तो आपका ब्रांड के नाम से जा रहा है तो उसकी आपकी जो कॉस्ट थी 200 रुपये की, मेरी भी कॉस्ट है 200 रुपये की। आप मार्केटिंग करते हो, आपने ब्रांड एम्बेसडर हायर कर लिया, बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हो, बोर्ड्स लगा रहे हो, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो, सब पे एक्टिव हो, इससे आपको आपकी जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो आपके कपड़ों पे जुड़ जाती है। तो 200 वाली चीज़ को आपको 2,000 में बेचनी पड़ती है, जो कि आज की बड़ी बड़ी कंपनियां बेचती हैं। और एक मैं हूँ जो मुझे 200 रुपये का प्रोडक्ट में कोई कॉस्ट नहीं लगानी है, कोई मेरा मार्केटिंग का खर्चा नहीं है, कोई सोचा नहीं है, सीधा 200 रुपये की चीज़ को मैं 400 रुपये में बेच देता हूँ। यहाँ मुझे 200 रुपये वाली चीज़ का 400 मिलता है, वहाँ आपकी 1800 रुपये वाली चीज़ को आपको 2,000 में बेचनी पड़ती है क्योंकि आपकी मार्केटिंग कॉस्ट लग जाती है। लेकिन एक फ़र्क है, आप ब्रांड बन जाते हो, आप कुछ भी कर सकते हो उसके बाद में। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं एक दुकान लेके बैठा हूँ, उसको मैं एक्सपांसन कर सकता हूँ, मैं ब्रांड नहीं बना सकता। तो ये डिफरेंशिएट है कि एक आइडियोलॉजी में कि आपको ब्रांड बना के आपको माल बेचना होता है तो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा जुड़ जाती है। लेकिन कॉस्ट माने या कपड़ा माने तो सिमिलर ही होता है। अब जैसे कपड़े की बात करूँ तो कपड़े की ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, सारा जो ऊपर का ओवरहेड लगता है वही कॉस्ट सबसे बड़ी हो जाती है, जिससे कपड़ा महंगा हो जाता है। जैसे मैं 2 ब्रांड्स को कंपेयर करता हूँ, अब मैं LP की टी शर्ट पहने हूँ, ये टी शर्ट मार्केट में 2 से 2,500 रुपये रेंज में मिलेगी। सेम क्लॉथ पे लैकोस्टे की टी शर्ट में परचेस करने जाऊँगा तो भाई वो मुझे 11,500 की पड़ेगी, और उसके बाद भी लोग लाइन लगा के खरीद रहे हैं। बिल्कुल। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल एक और देता हूँ। देखिए, जूडियो क्या करता है। हाँ, जूडियो कोई मार्केटिंग नहीं करते हैं, ठीक है, कोई भी आपको उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा, कोई भी बोर्ड नहीं मिलेगा, तो भी उसके पास में लाइन लगा के लोग खड़े हैं। हर स्टोर के ऊपर भीड़ है। क्यों भीड़ है? उसने माउथ पब्लिसिटी करवाई, उसने 500 रुपये का, उसके स्टोर पर 999 से ऊपर का कोई प्रोडक्ट नहीं है। राइट। 99 से लेकर 999 तक के प्रोडक्ट उसके पास में है। वहाँ मार्केटिंग कहाँ काम आ रही है? माउथ पब्लिसिटी। कि मैं आप लेके आए, आपको अच्छा लगा, टच किया, फील किया, पहना, आपने बोला बहुत बढ़िया चीज़ है, आपने मुझे बोला कि वहाँ जाओ बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो विदाउट मार्केटिंग आपका मॉल चल रहा है। यहाँ पे आप जो खर्चा करके बैठे हो, तो आप जैसे 11,000 रुपये की टी शर्ट जो बोल रहे हो, लुइस फिलिप्स की आप बोल रहे हो 2,500 रुपये, तो इनको एक लग्जरियस शोरूम लेना पड़ता है। फोर्स इलाके के अंदर, बहुत अच्छे प्रीमियम इलाकों के अंदर इनको मतलब वहाँ पे शोरूम खोलना है, मेंटेन करना है, ब्रांड का लोकेशन मेंटेन करना है, थीम को मेंटेन करना है, क्वांटिटी बिकती कम है, खर्चे होते हैं ज़्यादा, तो वो कॉस्ट वहाँ बढ़ जाती है। अब जिसको ब्रांड ही पहनना है तो उसके लिए 11,000 हो या 11 लाख हो, उसको वो 11 लाख की भी ले आएगा। फ़र्क ही है। कपड़े के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता है। हाँ। हो सकता है कि वो जूडियो बनाने वाला 200 रुपये मीटर पे बना रहा हो, लुइस फिलिप बना रहा हो 350 रुपये मीटर के ऊपर बना रहा हो। कोई माल जैसे 2 मीटर में टी शर्ट बनती है तो 350 रुपये हो सकता है, 400 रुपये मीटर का हो सकता है। कपड़े के अंदर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क है वो ब्रांड के ऊपर है, आप कौन सा ब्रांड लाइक करते हो, कौन सा ब्रांड पहनना पसंद करते हो, और कौन सी फैशन इंडस्ट्री को आप फॉलो करते हो। ओके।
केसरिया टेक्सटाइल अब फ्रेंचाइजी मॉडल में भी एंटर कर रहा है। बिल्कुल। तो फ्रेंचाइजी मॉडल में किस तरीके से आप सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं? देखिए, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी, मैंने जब हम लोग फ्रेंचाइजी देने का कोई मोटो नहीं था हमारा। हमारे पास भी ज़्यादा कस्टमर कौन आते हैं जो नया स्टार्टअप्स कर रहे हैं। ओके। जो ये सोच रहे हैं कि हमें कोई बिजनेस करना है, नौकरी कर रहे हैं, हाउस वाइफ है, रिटायर्ड हो गए, आर्मी से रिटायर्ड हो गए, या 60 के बाद में हम क्या बिजनेस करें, अभी तो अच्छी उम्र, हेल्दी है, क्या बिजनेस करें। तो कपड़ों के बिजनेस में बहुत सारे लोग आ रहे हैं और स्टार्टअप करने के लिए केसरिया टेक्सटाइल कंपनी हम लोगों ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पर आपको आपकी जितनी वैरायटी की नीड आपको है, जितनी क्वालिटी, जितनी क्वांटिटी की नीड है, वो हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवा देते हैं, वुमेंस वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर के अंदर। ओके। अब कस्टमर्स जो हमारे पास में आता था, मैं उनसे बातचीत करता था, उनका फर्नीचर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगा के आते थे। 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट टोटल करना था, उसमें 15 लाख वो लोग वो फर्नीचर में लगा के आते थे। अच्छा। तो मुझे लगा कि ये चीज़ गलत हो रही है। ये आज के टाइम में मॉडर्न तरीके से फर्नीचर बनता है। जो फर्नीचर ये 15 लाख में बना रहे हैं, वो 3 लाख 5 लाख में इजीली बन जाता है, पूरा सेटअप बन सकता है, और इजीली वो अपना जो माल है जो फर्नीचर में लगाया उससे बजाय स्टॉक में लगाते हैं, तो उनके पास वेराइटी और ज़्यादा बनती। एक तो ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, हमारे पास में फ्रेंचाइजी चालू करने का रीज़न था कि मैं गाजियाबाद में बैठा हूँ, सर्विस कर रहा हूँ, मेरी वाइफ को बिज़नेस करवाना है, वो गुजरात में बैठी है, तो मुझे बिज़नेस कराने में मेरी जॉब भी नहीं छोड़ सकता और मुझे उसको बिज़नेस भी कराना, तो वो दोनों काम पॉसिबल कैसे हुए। तो उसका सॉल्यूशन देने के लिए हम लोगों ने उनका फर्नीचर से लेके सोशल मीडिया, उनकी ओपनिंग, उनका स्टाफ ट्रेनिंग से लेके हर चीज़ हम लोगों ने उसमें स्टार्ट करवा के दिया। अब वो उसकी वाइफ अगर बिज़नेस करती है और अच्छी स्केल पे बिज़नेस करने लग जाती है, तो मैं अब उस पे आ चुका हूँ कि मैं अपनी जॉब को क्विट कर सकता हूँ। राइट। तो जॉब जो कर रहा है उसको धंधे की ओर मुंह ले जाने के लिए, व्यापार की ओर मुंह करने के लिए हम लोगों ने ये चीज़ सोची। जो रिटायर्ड है उसको पता नहीं, उसका बेटा बिजी अपने काम के अंदर, अब उसको दुकान करवा के कौन दे, तो हमें सिर्फ लोकेशन देनी है। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स थे, जो मेजर पॉइंट बन गए अभी, और उनको हम लोगों ने उसको फ्रेंचाइजी मॉडल के रूप में दिया, जिसके अंदर हम लोगों ने 3 मॉडल निकाले, मिनी, मेगा, एक्सक्लूसिव। और तीनों मॉडल ज़बरदस्त चल रहे हैं और पैन इंडिया इसकी डिमांड जा रही है अभी हमारे पास। और इनकी तीनों की अलग अलग फ्रेंचाइज कॉस्ट कितनी है? मिनी मॉडल जो है 12.5 लाख रुपए का है। 12.5 लाख। मेगा मॉडल है वो 25 लाख रुपए का है। और एक्सक्लूसिव जो मॉडल हम लोगों ने रखा है 50 लाख रुपए का है। फिर हम लोगों ने एक जैकपॉट मॉडल भी रखा है, जिसके अंदर इंडिया का फर्स्ट साड़ी का पूरा कॉन्सेप्ट हो रहा है। इंडिया के अंदर आपने सब फ्रेंचाइजीज देखी होगी, जैसे जूडियो वेस्टर्न लेके आता है, रिलायंस भी वेस्टर्न लेके आता है, सुपर शॉप भी वेस्टर्न लेके आता है। फर्स्ट हम लोगों ने 99 to 999 का साड़ी का पूरा जैकपॉट मॉडल रखा है, जहाँ पे आपको 99 से लेकर 999 रुपये तक की ही साड़ी मिलेगी। अच्छा, इससे ऊपर की नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं सर। और उसके अंदर जो 999 की साड़ी आप बाजार में, मार्केट में, आप चांदनी चौक के मार्केट में जाओगे तो 4000 में साड़ी दिखेगी, वो 999 में आपको केसरिया बाजार के मॉडल में देखने को मिलेगी। अच्छा। तो ये जैकपॉट मॉडल है, तो जो जिसमें इंटरेस्टेड है वो उसमें हमारे पास में जुड़ रहा है और अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है उससे। तो जो 12.5 लाख का आपका फर्स्ट मॉडल, जो सबसे स्मॉल मॉडल है, तो उस पे मिनिमम स्पेस की रिक्वायरमेंट कितनी रहती है? 400 स्क्वायर फीट की। 400 स्क्वायर फीट की। उसमें फर्नीचर भी आप लगा के दोगे? फर्नीचर हम लोग करके देंगे, सोशल मीडिया हम लोग करके देंगे, अकाउंटिंग सिस्टम हम लोग करके दे रहे हैं, उसकी ओपनिंग भी हम लोग करवा के दे रहे हैं, उसका सारा सिस्टम, जैसे स्टाफ ट्रेनिंग है, ऑनर ट्रेनिंग है, लीगल पूरे जो जितने भी काम है लीगल की पूरी प्रोसेस हम लोग पूरा करके दे रहे हैं। तो ओवरऑल उसको एक पैकेज में हम लोग पूरी दुकान तैयार करके दे रहे हैं। सिर्फ आपकी लोकेशन आपकी होगी दुकान की, स्टाफ की सैलरी लगेगी आपकी, और यूटिलिटीज़ जो भी बिजली है, पानी का जो खर्चा वो आपका लगता है, उसके अलावा सारा काम कंपनी करके देती है। और फ्रेंचाइज स्टोर में जो डेड स्टॉक आ रहेगा वो आप रिटर्न लोगे? बिल्कुल, उसमें कुछ परसेंटेज का कुछ हम लोगों ने रखा है। हाँ। कि अगर इस सीजन के अंदर आपके पास नहीं बिका तो माल हमारा एक्सचेंज आप ले सकते हो। अच्छा, मतलब उतने अमाउंट का माल आप रिटर्न करके कुछ दूसरा माल उस पर आप ले सकते हो? बिल्कुल सर। और फिर उस मटेरियल को आप, जैसा आपने बताया कि टैग निकाल के और स्टिकर्स निकाल के फिर आप एक वेंडर को दे दोगे? कोई भी वेंडर को हम लोग दे देते हैं। इसीलिए तो केसरिया की कभी भी आप देखोगे ना, कहीं पे भी आपको केसरिया का माल मिलेगा, किसी भी स्टोर के ऊपर, किसी भी दुकान के ऊपर, वो पूरा ब्रांड का ही माल मिलेगा। किसी भी प्रकार का उसके अंदर हम लोग लोड शॉट का माल कभी देखने को नहीं मिलेगा। हम हमारे प्रोडक्ट को पूरा ध्यान रखते हैं कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, क्वालिटी क्या बिकनी चाहिए, टेस्ट कैसा बिकना चाहिए, साइज़ क्या बिकनी चाहिए, वो पूरा ध्यान रख के ही हम लोग काम करते हैं। अब जैसे हम लोग पंजाब बेल्ट में काम करते हैं, हरियाणा बेल्ट में काम करते हैं, तो डबल एक्सएल की साइज़ भी हमारी अलग हो जाती है। साउथ में काम करते हैं, साउथ और पंजाब का जो बेल्ट है वो उसमें हमारी साइज़ अलग है।
गुजरात का और एमपी यूपी या आसाम साइड हम लोग जाएंगे तो उसका डबल एक्सेल का साइज अलग रखते हैं हम लोग। अच्छा। तो पूरा हम लोग ध्यान रख के हमारे जितने भी सेल्स एग्जीक्यूटिव है पूरा ध्यान रखते हैं कि कौन से एरिया में कौन सा टेस्ट बिकता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग उनको परचेसिंग करवाते हैं। अच्छा, तो इस इंडस्ट्री में आपके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है टेक्सटाइल में? देखिए मेजरली चैलेंज तो 2 चैलेंज हैं आज के समय। सूरत में अगर कोई नया व्यापारी आता है नया व्यापार करने के लिए, सोचने के लिए कि मुझे सूरत जाके परचेसिंग करना है, तो उसको मेरे ख्याल से 99% लोग मना कर देते हैं। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी ने क्या किया था, ये गैपिंग देखी थी। आपको मैं शुरुआत बताता हूँ केसरिया टेक्सटाइल कंपनी कैसे हुई। जी। हमारा बिजनेस है, वैसे पहले पुश्तैनी बिजनेस हमारा है फैब्रिक का। हम लोगों ने एक मार्केट में गैप देखा। ठीक है। गैप क्या देखा कि हज़ारों कस्टमर सूरत आते हैं, नया बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हैं ऑल इंडिया के अंदर कहीं से भी स्टार्ट कर रहा है, वो सूरत आता है तो वहाँ पे सूरत में माल नहीं दिया जाता है। जितने भी 80,000 दुकानदार है, मैन्युफैक्चरर है, वो ये बोलते हैं कि आपको एक आइटम का एक पार्सल लेना कंपलसरी है, तभी जाके माल देंगे, एक एक सेट करके माल नहीं देंगे। अच्छा। तो हमारे पास में भी बहुत सारे कस्टमर्स आते थे, हम लोग भी उनको मना करते थे। जब मैं इस फील्ड में आया, नया नया था, तो मैंने मार्केट में गैप देखा कि हज़ारों कस्टमर्स यहाँ आते हैं और हज़ारों कस्टमर बिना कुछ माल लिए वापस जाना पड़ता है, फिर जाके वो अपने क्षेत्र के होलसेलर से माल लेता है। तो हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से स्थापना करी, और उस स्थापना के अंदर हम लोगों ने साड़ी का सब्जेक्ट चूज किया। साड़ी के अंदर 3-4 सेगमेंट, जैसे प्रिंट साड़ी, डाइड वर्क साड़ी, कॉटन साड़ी, सिल्क साड़ी, ये 4 सब्जेक्ट हम लोगों ने रखे। उससे हम लोगों ने स्टार्टिंग किया। कस्टमर्स आने लगे, कस्टमर्स को जो रेट के अंदर चाहिए था वो रेट मिली, जितनी क्वांटिटी में उनको चाहिए था, 1 सेट चाहिए था, 5 सेट चाहिए, 4 सेट चाहिए। सेट का मतलब बताते हैं, एक सेट के अंदर 4 साड़ी 5 साड़ी का एक सेट होता है। तो जो उनको जितनी जितनी रिक्वायरमेंट थी हम लोगों ने उतना फिल करना स्टार्ट किया। उससे हमारे पास में कस्टमर्स आने लगे। तो अब वहाँ पे एक मेजर जो समस्या आप हमसे पूछ रहे हैं कि मैंने जैसे बताया 2 समस्या। एक समस्या वहाँ पे दलाल लोग बहुत है। अच्छा। रोड पे चलते हुए दलाल है, ऑटो वाले हैं, तो हम लोग अवेयरनेस देते भी रहते हैं, तो वो वहाँ पे आके उनके चक्कर में फंस जाते हैं और 15-20% की उनको केन लग जाती थी सूरत आने के बावजूद भी। अच्छा। तो एक तो मेजरली वो चीज़ था। सेकंड, अभी भी कस्टमर जो आते हैं विदाउट एक्सपीरियंस से वो लोग काम करते हैं। तो हमारा ये कहना रहता है कि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में सीखना है तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के पास में आते हो तो 2 दिन का समय एक्स्ट्रा लेके आओ। हम लोग आपको इससे लेके हर एक चीज़ की डेप्थ में नॉलेज देंगे, हर एक चीज़ें सिखाएंगे आपको। उसके बाद में आप अपना बिजनेस रन करो। उससे फ़ायदा ये हुआ कि कस्टमर्स को एक्सपीरियंस के साथ में काम करता है तो उसको तकलीफ कम आती है। साड़ी की आपने बात की, साड़ी बिजनेस में मैंने एक चीज़ देखी है कि अभी आपने जैसे एक ब्रांड का डिफरेंशिएशन बताया कि एक ब्रांड को मार्केटिंग का पैसा ज़्यादा लगाना है इसलिए वो चीज़ महंगी बेच रहे, एक ब्रांड को पैसा नहीं लगाना है। मैं सेम ब्रांड्स में कैटेगरी देखता हूँ सिंस आई एम मैरिड, तो आपको सेम ब्रांड में ना 500 की साड़ी भी मिल जाएगी, 5,000 की साड़ी भी मिल जाएगी, 10,000 की साड़ी भी मिल जाएगी, और फैब्रिक आप कंपेयर करो तो ऑलमोस्ट सेम है। तो ये प्राइस का डिफरेंस साड़ी में कहाँ से आता है? नहीं, देखो मैं ये बता देता हूँ आपको। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के अंदर 45 रुपये की साड़ी भी है तो 6,000 रुपये की साड़ी भी है। हाँ। कट साइज वो भी 6 मीटर का है और 10,000 वाली साड़ी भी है 6.5 मीटर की है। हाँ। कपड़ा उतना ही लगता है। हाँ। एक लेडीज 6.5 मीटर से ऊपर की साड़ी वेयर नहीं कर सकती। अब 6.5 मीटर के अंदर क्या है और 6 मीटर के कपड़े में क्या है, दोनों में विशेषता बताता हूँ। देखिए हम लोग वो जो 45 रुपये 100 रुपये वाली साड़ी देते हैं वो प्लेन होती है, एकदम प्लेन साड़ी। ठीक है। और जो 10,000 रुपये की साड़ी होती है उसके ऊपर हम लोग हैंडवर्क करते हैं, मिरर वर्क का काम करते हैं, एकदम एक्सपेंसिव मल्टी थ्रेड का काम करते हैं। उस साड़ी के अंदर कुछ जान डालने की कोशिश करते हैं। और जो फैब्रिक लेते हैं हम लोग उसके अंदर क्वालिटी वाला फैब्रिक लेते हैं। उधर 10 रुपये का 10 रुपये का ग्रे कच्चा कपड़ा खरीद रहे हैं, इधर हम लोग 100 रुपये का कपड़ा खरीद रहे हैं। अच्छा। ग्रे कपड़ा उतना ही फिनिशिंग में हमारा चार्ज लगता है, उतना ही डिजाइनर्स को मेहनत करने में चार्ज लगता है। इधर कुछ चार्ज नहीं लगता। इधर कपड़ा आया कच्चा, प्रिंटिंग कराई, प्रिंटिंग करा के सीधा माल सेल आउट करना है। उधर में हमें डिजाइनर्स भी लगते हैं, एम्ब्रॉयडरी वर्क भी लगता है, फैब्रिक भी यूनिक चूज करना पड़ता है, जो ट्रेंड में फैब्रिक उसको भी यूज, तब जाके हमारा डिफरेंसेस वही 6-6.5 मीटर की साड़ी में देखने को मिलता है। अच्छा। और कितने ब्रांड्स हैं जो बनारसी, कांजीवरम और अलग अलग जो साड़ी की रेंज आती है ना, उसके नाम पे कितने ब्रांड्स हैं जो सिर्फ बता देते कि ये बनारसी साड़ी है लेकिन साड़ी वो नॉर्मल होती है? देखिए साड़ी जो है ना, पहले बनारसी साड़ी जो बनती थी वो हैंडलूम में बनती थी। हाँ। सूरत का कोई सब्जेक्ट नहीं था ये बनती थी हैंडलूम, जैसे महाराष्ट्र में बनती थी, साउथ के अंदर बनारसी साड़ी बनती थी, तो ये हैंडलूम पे बनती थी। एक साड़ी बनने में 20 दिन से 25 दिन का समय लगता था हैंडलूम के ऊपर। ठीक है। और वो साड़ी जो बिकती थी 8,000, 10,000, 15,000 की रेंज में मिनिमम साड़ी थी, और लाखों रुपए तक की ये साड़ी जाती थी।
लेकिन सूरत के अंदर रेपियर जैकार्ड की एक मशीन आई। रेपियर जैकार्ड, ओके। जो साड़ी हैंडलूम में बनने में 15 से 20 दिन लगता था, वो रेपियर जैकार्ड की मशीन के अंदर एक दिन के अंदर 20 साड़ी बनने लग गई। एक दिन में 20 साड़ी, मतलब आपका प्रोडक्शन स्पीड 400 गुना हो गई। बिल्कुल। तो वो वहाँ पे जब एक मशीन के ऊपर 20 साड़ियाँ बनने लगी तो प्रोडक्शन फास्ट निकलने लग गया। हैंडलूम के ऊपर हुआ क्या कि वो अफोर्डेबल नहीं थी, 8,000 5,000 से लेके लाखों रुपए तक की साड़ियाँ वो होती थी, तो नॉर्मल इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही रेपियर जैकार्ड के ऊपर आई तो वो 250 रुपये से लेके 3,000 तक का सेगमेंट पकड़ा उसने। तो इंडिया की हर एक लेडीज़ ने उसको वेयर करना स्टार्ट किया। आज बनारसी साड़ियों का ये क्रेज़ है कि आप पार्टीज़ में देखते हो तो 100 अगर लेडीज़ पार्टीज़ में आएगी तो 50 साड़ी बनारसी साड़ी देखने को मिली, 50 पार्टी वेयर साड़ियाँ देखने को मिलेगी। इतना बड़ा मार्केट साइज रेपियर जैकार्ड का डेवलप हुआ है। ओके। जो आपके पास डिमांड आती है, डिमांड आपके पास अच्छे फैब्रिक की आती है या फिर सिर्फ अच्छी डिज़ाइंस की आती हैं? दोनों चीज़ें। कस्टमर्स देखो, हम लोग कस्टमर्स सोचते हैं T1 सिटीज़ से है, T2 से है, T3 से है। अगर गांव के इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कलर कॉम्बिनेशन अलग मिलता है। इंडिया के अंदर क्या है, साड़ी क्या है, हर 100 किलोमीटर बाद में टेस्ट चेंज होता है। पूरे दिल्ली के अंदर अब अपन बैठे हैं यहाँ पे, अपन 4 इलाके पकड़ेंगे तो चारों इलाकों के अंदर जो लेडीज़, अगर अपन फुटफॉल देखेंगे बाहर रोड पे चलने घूमने परचेसिंग करने वालों का, तो हर का टेस्ट अलग अलग देखने को मिलेगा। तो इंडिया में क्या है, हर 100 किलोमीटर के बाद में टेस्ट चेंज हो जाता है। देखिए, मैं गुजरात से राजस्थान की ओर जाता हूँ ना, तो मैं बताता हूँ उसमें कितना टेस्ट चेंज होता है। गुजरात से थोड़ा सा मतलब सूरत से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे आपको बंदेज, बांधनी, पटोला साड़ियाँ देखने को मिलेगी। ठीक है। उससे थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो दरबारी साड़ियाँ देखने को मिलेगी। उससे आगे निकलेंगे तो फैंसी ट्रेंड की साड़ियाँ देखने को मिलेगी आपको, मतलब प्लेन प्रिंटेड साड़ियाँ। उसके आगे जाएंगे तो डाइड वर्क की साड़ियाँ देखने को मिलेगी। फिर उससे आगे जाएंगे तो आपको सिल्क की साड़ियाँ देखने को मिलेगी। मतलब 300-400 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही साड़ियों का ट्रेंड बदलता जाता है। तो साड़ियों के अंदर स्कोप बहुत है, बस समझने वाला चाहिए उस स्कोप से आप कितना भी बड़ा वॉल्यूम कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा ना कि इतने एरिया के लिए अगर मैं कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन बना रहा हूँ तो मुझे कितने नंबर ऑफ पीसेस बनाने हैं। बिल्कुल, इसीलिए सूरत में 80,000 मैन्युफैक्चरर है। हर एक मैन्युफैक्चरर एक ही एरिया के कैटेगरी के, मतलब 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के रेडियस का ही माल बना पाता है। इसलिए 80,000 दुकानदार वहाँ पे हैं आज साड़ियों के। वो 200 किलोमीटर के एरिया का ही माल बना पाएगा या 500 किलोमीटर का एरिया का माल बना पाएगा या एक स्टेट का माल बना पाएगा। अगर उसका टर्नओवर 500 करोड़ का है तो वो यूपी का ही माल बना पा रहा है। अच्छा, वो राजस्थान का माल नहीं बना पा रहा है। राजस्थान का अगर 200 करोड़ का टर्नओवर कोई कर रहा है तो वो यूपी का टेस्ट नहीं बना सकता है, क्योंकि उसकी मास्टर उसी के अंदर है। उसका मील का फोकस, उसका डिजाइनिंग, उसका टेस्ट, उसके डिजाइनर्स का कॉम्बिनेशन सेट करना, वो सिर्फ राजस्थान का ही काम कर पाता है। इसीलिए 80,000 दुकानदार वहाँ पे है कि 100 दुकानदार सिर्फ राजस्थान का काम कर रहे हैं, वो भी पर्टिकुलर मंडी का। 100 दुकानदार है गुजरात मंडी के अंदर, वो भी राजकोट का काम कर रहा है, कोई बड़ौदा का काम कर रहा है, कोई सौराष्ट्र का काम कर रहा है। 100 दुकानदार है तो यूपी कानपुर का काम कर रहे हैं, बाकी एरिया का, प्रयागराज का, इस साइड का टेस्ट अलग है, गोरखपुर का टेस्ट अलग है। तो टेस्ट अलग है, उसके हिसाब से मंडियाँ जो अलग अलग टेस्ट पहनती है उसके हिसाब से हम लोगों ने वहाँ पे, हमारे पास में वेंडर्स है वैसे है। लेकिन केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की विशेषता है कि आपको पैन इंडिया का माल आपको वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास 3 लाख से ज़्यादा SKUs है। 3 लाख से ज़्यादा SKUs? बिल्कुल। हर एक स्टेट के हिसाब से हम लोगों ने एक मॉडल तैयार किया हुआ है कि आप कोई भी स्टेट से आते हो तो आपको हर टेस्ट आपको हमारे यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी हम लोगों ने 1 लाख स्क्वायर फुट का नया, हमारा 15 जुलाई के आसपास एक और ओपनिंग होना है हमारा। वहाँ पे हम लोग 1 लाख स्क्वायर फुट के ऊपर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफिस खोल रहे हैं। अच्छा। करीब 450 ऑफिस होंगे जहाँ पे सिर्फ आपको टेस्ट ही देखने को मिलेगा, सेल ऑफिस देखने को मिलेगा। किसी इंसान को अगर परचेज करना है तो 450 दुकान एक ही मॉल के ऊपर मिलेगी आपको, एक ही सेंटर, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी। वाह, तो ये तो मतलब जो दुकानदार हैं, लोकल दुकानदार हैं, जिनको अपनी दुकान पे सामान सेल करना है, कपड़े सेल करना, उनके लिए बहुत इजी गोइंग हो जाएगा। बिल्कुल, 450 दुकानें जहाँ पे आपको वुमेंस वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, आपको कॉस्मेटिक्स आइटम, आपको लॉन्जरी, आपको नाइट वियर, आपको वेस्टर्न वियर, आपको बॉटम वियर, जीन्स, ट्राउजर्स, सब कुछ आपको मिलेगा। हर एक सेगमेंट की 30-40 दुकानें आपको मिलेगी, हर स्टेट की दुकानें मिलेगी, हर टेस्ट का मिलेगा, इंडिया का हर कल्चर वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत मज़ेदार होने वाला है सूरत के लिए और पूरे पैन इंडिया के लिए। जो वहाँ आके जो परचेजिंग करना चाहते हैं उनको ऐसा माहौल मिलेगा कि
400 दुकानें, 450 दुकानें एक जगह आके आपको कपड़ा दे रही है और सारा टेस्ट एक छत के नीचे मिल रहा है। और ये कब तक स्टार्ट हो जाएगा? हमारा 15 जुलाई के आसपास ओपनिंग करने का है। अच्छा। हम लोग 15 डेज डिले हो गए, लेकिन अभी 15 जुलाई के आसपास हम लोग ओपनिंग कर देंगे। आज की डेट में आप देखो तो डेली एक नया मेंस वियर या वुमेंस वियर ब्रांड मार्केट में आ जाता है, और मैक्सिमम जो ब्रांड्स हैं वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा रहे होते हैं। आप जैसे किसी से हो सकता है आप नहीं करते हो, या आप भी किसी कंपनी के लिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करते हो? बिल्कुल हम लोग करते हैं है थर्ड ना? पार्टी। तो लोग क्या कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पेज बनाया, 2-4 इन्फ्लुएंसर्स को लिया, उनसे अपनी ब्रांडिंग कराई, मार्केटिंग कराई, और अपना मार्केट में एक नया ब्रांड लॉन्च कर दिया। लेकिन जब 2 साल बाद उनकी कहानी पता चलती है ना, तो वो कंटिन्यू पैसा बर्न कर रहे होते हैं बिल्कुल मेनली। जबकि ये बिजनेस ऐसा है कि शायद इस बिजनेस में नुकसान लगने के चांसेस बहुत कम है डेड स्टॉक के अलावा। बिल्कुल। तो ऐसे जो नए नए ब्रांड्स मार्केट में आ रहे हैं, वो क्या आपके लिए कंपटीशन है या फिर वो आपकी मार्केट को और बढ़ा रहे हैं? देखिए, कंपटीशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सबकी अपनी एक सोच होती है। मुझे ग्रीन कलर पसंद है, आपको वाइट कलर पसंद है, किसी को येलो कलर पसंद है, तो उस थीम के अकॉर्डिंग वो काम करता है। ठीक है ना? अभी मेरे को जैसे हम लोगों ने एक प्रोडक्ट रेंज बनाई कि 0 से 16 साल तक के बच्चे को बनाना है। तो अब जितने भी क्रिकेटर अभी उन लोगों ने उन्होंने स्टार्ट किया है, जितने भी उन लोगों ने, आप बॉलीवुड के देखो, आप उन लोगों ने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया तो उन लोगों ने क्या सोचा है कि हमें एक ऑडियंस को टारगेट करना है। मतलब वो पूरी एज ग्रुप को कभी भी कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कोई भी इंसान टारगेट कर ही नहीं सकता। अच्छा। अब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं कि हम लोग हर एक कैटेगरी को पकड़े हुए हैं कि हमें 0 से 16 साल तक के बच्चों के लिए किड्स वेयर में इतनी ही आइटम्स बनानी है, 16 से लेकर 30 साल तक के बच्चों में ये, हमें 30 साल तक की गर्ल्स में हमें ये कैटेगरी बनानी, उस पर भी हम लोग भी पूरी तरीके से हम लोग नहीं आ पाए। तो हर इंसान हर कैटेगरी के अंदर नहीं आ सकता है। अब जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, तो उसका आंसर यही है कि किसी को भी हमारी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, नया ब्रांड बनाना है, तो उसको 2-3 साल का पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अच्छा। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमेशा मेहनत मांगती है, और टेक्सटाइल हमेशा ये कहना है कि अगर आपने उसको 1000 दिन अच्छे से दिए हैं तब जाके आप ग्रो कर पाओगे। बर्निंग हर बिजनेस के अंदर आज के समय स्टार्टअप को लेके बैठा है, तो स्टार्टअप तो ये मान के चलना कि 2-3 साल बर्न करना ही है। अगर 2-3 साल उसने सर्वाइव कर लिया, उसने मार्केट क्रिएट कर लिया, उसने कस्टमर बना लिए, लॉयल कस्टमर्स बना लिए, तो उसके फिर पीछे मुड़ के देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टेक्सटाइल के अंदर पैसा बहुत है। अच्छा। क्योंकि आप नंबर ऑफ पीस में मार्जिन कमाते हो, नंबर ऑफ मीटर्स में मार्जिन कमाते हो। तो आपके पास आज 1000 पीस बेची, 100 रुपये पीस का वगैरह, तो लाख रुपए की डेली कमाई हुई, तो साल के 3 करोड़ 65 लाख की कमाई है सिर्फ 1000 पीस के अंदर। इतना बड़ा इंडिया है, 150 करोड़ की आबादी है, सिर्फ 1000 पीस बेचनी है, और 100 रुपया पीस का भी कमाते हो तो 1 लाख रुपया डेली का इनकम हो गई। राइट। तो कमाई बहुत बड़ी कमाई है, बस इसको पहचानना वाला चाहिए, ऑडियंस को समझने वाला चाहिए, और टेस्ट चाहिए। टेस्ट अगर आपके पास में सीजनल टेस्ट है तो आपके पास में कमाई है इसमें। तो आप लोग जो कपड़ों की डिज़ाइनिंग करवाते हो, जैसे आप कपड़ा परचेस करके लिया, रॉ मटेरियल परचेस करके लेके आए हो, इसके बाद जब आपको कपड़ा डिज़ाइन करना है, तो क्या वो उसके लिए आपने पर्टिकुलर अपने डिज़ाइनर रखे हुए हैं, या फिर अलग अलग ब्रांड्स से आप डिज़ाइन कॉपी भी कर सकते हैं? हम लोग कोई कॉपी वाला सीन नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई कॉपी करता है ना, तो ज़्यादा सस्टेंट नहीं रह पाएगा, वो 1-2 साल के अंदर मार्केट से आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डिजाइनिंग के ऊपर मेहनत करता है वो रोज़ नई डिजाइनिंग लेके आ रहा है। अगर मैं कॉपी करूँगा, उसको बनाऊंगा, और वो उसकी कॉपी किया, उसका पास बिका नहीं बिका, उसने डिजाइन बनाई, किसी वेंडर ने डिजाइन बनाई, मैंने उसकी कॉपी करी, ठीक है, उसके पास ही फ्लॉप हो गया तो मेरे पास भी फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन उसके पास तो क्रिएशन है, क्योंकि उसके डिजाइनर्स बैठे हैं, ये नहीं चला तो वो दूसरा बना सकता है, तो मैं कितनी कॉपी करूँगा। आज इतनी डिजाइन निकलती है डेली। आप इंडिया के अंदर जितने भी मैन्युफैक्चरर बैठे हैं, डेली अगर आज जैसे जयपुर, कलकत्ता, सूरत, ये मैन्युफैक्चरिंग मंडियाँ हैं, यहाँ पे अगर 50,000 भी फैक्ट्रियाँ है टोटल, तो 50,000 डिजाइन रोज बनती है। कितनी चीज़ें कॉपी करोगे आप, कितना प्रोडक्शन लेके आओगे? तो ये तो मेरे लिए इजी हो जाएगा ना। मतलब मैं अपना पैसा क्यों खर्च करूँ डिज़ाइनिंग टीम के अंदर, जब डेली इंडिया में 50,000 डिज़ाइन आ रही हैं। अगर मेरा टारगेट है 10 डिज़ाइन डेली बनाने का, तो मैं 50,000 में से जो मुझे 10 पसंद आएगी मैं उठा लूँगा, मेरा एक कॉस्ट भी तो बचेगा। सर, डिज़ाइनिंग के कॉस्ट बचाने के लिए आप अपने प्रोडक्ट दूसरे पे डिपेंड होकर बना रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है आपके पास में कस्टमर बेस वैसा हो। ओके। हर इंसान के पास में कस्टमर बेस है। मैंने आपको जैसे बताया कि 200 किलोमीटर का मेरा टारगेट है, 500 किलोमीटर की रेडियस में काम करने का, तो मेरे वो ऑडियंस को मैंने सोच के बनाया है। अच्छा। अब मेरा काम तो नॉर्थ का था, आपने मेरे को देख के मेरे डिजाइन को कॉपी करके साउथ में बेचने की कोशिश करी, तो आप तो डेफिनेटली फेल ही हो जाओगे।
अब रही बात सिमिलर स्टेट की, कर लेते हैं कि मैं सिमिलर टू सिमिलर ही स्टेट में मेरे को माल बेचना है जी। तो जो चीज़ मैं बेच के निकल जाता हूँ जो मार्केट में दिखती है, हाँ। तभी तो आप उसको बनाते हो। हाँ, तो राइट। वो तो डिजाइनर वो जो बना रहा है, जो क्रिएटर है, वो तो बेच के ही निकल जाता है। उसके बाद में तो कॉपी लाखों पीस होती है। आप इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ देखते हो, अभी इंस्टा सोशल मीडिया क्या है, किसी ने एक रील्स वायरल कर दी, उसके बाद में उस रील्स के ऊपर चलता ही जाता है। तो उस क्रिएटर तो वो था। हाँ। अब वो तो नई चीज़ बनाने की कोशिश करेगा, उसको तो पता है मैंने नई चीज़ बना दी है मेरे। अब तो लोग फॉलो करने वाले तो लाखों लोग करते लेकिन रहेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि जो जिसने पहली रील बनाई है ना, उसकी रील पे उतने व्यूज नहीं है जितने उस पे कॉपी लोग बना रहे हैं, उसमें ज्यादा व्यूज है। वो लक भाग्य के ऊपर काम है। सबका अपना अपना भाग्य है। जो जितना कमाना है उसको उसके नसीब में वो उतना आना ही है। अच्छा अच्छा। जैसे वो क्रिएटर हो या वो चीज़ हो। एक कहते हैं ना कि आप जैसे शहद की बात करें तो मधुमक्खी का हुनर अपन नहीं सीख सकते हैं, उससे अपन ले सकते हैं हमेशा। हुनर तो उसी के पास में रहेगा। राइट। बहुत सारे सूरत के ना ब्रांड्स हैं जो आपके मॉडल पे ही काम कर रहे हैं, या हो सकता है आप उनके मॉडल पे काम कर रहे हो, तो वो भी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, आप भी फ्रेंचाइजी दे रहे हो। आप भी क्लेम कर रहे हो कि आपके कपड़े सबसे अच्छे हैं, वो भी क्लेम कर रहे हैं कि उनके कपड़े सबसे अच्छे हैं। तो इस तरीके में कस्टमर्स कहाँ जाएगा? देखिए, हम फ्रेंचाइजी देने में विश्वास, मैंने आपको बताया कि हमारा फ्रेंचाइजी देने का मोटो नहीं है कि मेरा बिजनेस एक्सपांशन के लिए मैं फ्रेंचाइजी दे रहा हूँ। मैंने नीड को देख के फ्रेंचाइजी दे रहा हूँ, लोगों की आवश्यकता है। फ्रेंचाइजी मॉडल दो तरीके से बनाया जाता है कि मेरा ब्रांड बन चुका है और मुझे अब फ्रेंचाइजी की ओर जाना है। ठीक है। हमारा फ्रेंचाइजी की ओर जाने का कोई भी मोटो नहीं है। हमारा है उस नीड को पूरा करना। कस्टमर की जो नीड है, कस्टमर फर्नीचर बना नहीं पा रहा है, कस्टमर पैसा ज़्यादा वेस्ट कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, उसको टाइम नहीं निकल पा रहा है, उसको कैसे बनाए, उस पर्पस से हम लोगों ने फ्रेंचाइजी लॉन्च किए हैं। हमारा बिजनेस एक्सपांशन अलग है। हमारा चाहते हैं कि हम हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएँ, सूरत ज़्यादा से ज़्यादा लेके आए उसको, वो सोच के हम लोग कर रहे हैं। अब कपड़े की बात करते हैं कि कपड़ा कौन कितना कैसे बनाता है। देखिए, मैंने आपको बताया सूरत में हज़ारों लाखों डिज़ाइनें रोज़ बनती हैं। मेरी डिज़ाइन अलग होगी तो हमारे साथ में कंपटीटर उनकी डिज़ाइन अलग होगी। कभी भी सिमिलर डिज़ाइन कभी भी नहीं मिलती है, ड्यू टू हमारे डिज़ाइनर्स अलग वर्किंग करते हैं। अगर नई डिज़ाइनें नहीं दूंगा तो रिपीट सेल नहीं आएगी। रिपीट सेल जब ही आएगी जब आपके पास में रोज़ डेली आप नया ला रहे हो, रोज़ नया ला रहे हो, रोज़ नई वैरायटी दिखा रहे हो, तब जाके रिपीट सेल आती है। जैसे आपने कहा कि कॉपी करने वाली बात, कि मैं कॉपी करूँगा तो बाजू वाले के पास में वो चीज़ है और मेरे पास में वो चीज़ होगी, तो कस्टमर गुमराह भी होगा और कस्टमर का ट्रस्ट इश्यू भी टूटेगा कि ये उसकी कॉपी करके माल बेचता है, ज़्यादा बढ़िया वो है कि ये है। वो चॉइस नहीं देना चाहता मैं कभी भी मेरे ब्रांड में। हमारे पास में जितनी भी यूनिक चीज़ें मिलेगी वो हमारे पास ही मिलेगी, दूसरे के पास नहीं मिलेगी, क्योंकि हम लोग कस्टमर को कभी चॉइस नहीं देते हैं, कस्टमर को सिर्फ सिलेक्शन देते हैं। ओके। अभी रिसेंटली मैंने किसी डॉक्टर के पॉडकास्ट को सुना, उन्होंने ये जानकारी दी कि कुछ कपड़े ऐसे हैं जो हमारी स्किन के साथ ऐसा रिएक्शन करते हैं कि उससे स्किन कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। और वो मोस्टली चीप क्वालिटी के क्लोथ्स आते हैं। तो उस टाइप की क्लोथ्स भी आपके अपने मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं या फिर उनको अवॉइड करते हैं? हम लोग अवॉइड ही करते हैं बेसिकली। देखिए, जितने भी प्रोडक्ट यान जो बनता है पहले पास होता है वो, पहले पास होता है, उसके बाद में ही यान का आगे का प्रोडक्शन चालू होता है। फिर ग्रे निकलता है तो वो हमारी लेबोरेटरी में पास होता है कि ये ग्रे हम लोग बना रहे हैं, इसमें कितना रीड है, कितनी पीक्स है, ये बायोवॉश किया जा सकता है, इसके अंदर हार्मफुल केमिकल तो नहीं है ना। तो ये कपड़े का यान जो पॉलिस्टर बन रहा है, हर कपड़ा बन तो पॉलिस्टर से रहा है, कच्चे तेल से, क्रूड ऑयल से बन रहा है, या मतलब पेट्रोल से जो पॉलिस्टर बनता है वो पेट्रोल से बनता है। ठीक है। उसके बाद में वो POI मशीन में जाता है, फिर वो रेसे निकलते हैं, फिर वो वीविंग में जाता है, फिर प्रोसेस होता है। जैसे वो 500 मीटर का कपड़ा हो या 500 मीटर का कपड़ा हो, बनता है वो पेट्रोल से ही है। अब वो होता है क्या है, मील का प्रोसेस होता है कि मील के अंदर उन्होंने हल्की मील में काम करवाया, मतलब कलर केमिकल जो यूज़ लिया वो D कैटेगरी C कैटेगरी का काम में लिया, तो उसने जो केमिकल यूज़ लिया है वो केमिकल इंपॉर्टेंट होता है कि उसने केमिकल क्या लिया है। लेकिन सूरत के अंदर सब चीज़ें सर्टिफाइड होती हैं। अच्छा। ऐसे आप बना नहीं सकते हो, ऐसे मील डाल नहीं सकते हो, ऐसे आप कलर केमिकल यूज़ नहीं कर सकते हो, ऐसे फैक्ट्री रन नहीं कर सकते हो। तो हर चीज़ का एक प्रोसेस बना हुआ है। तो 99% चांसेस सूरत के जो कपड़े हैं उनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। 1% में नहीं बोल सकता, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने बहुत पुराना केमिकल पड़ा हो, एक्सपायरी हो गया, उसने यूज़ कर लिया हो, तो वो हार्मफुल हो सकता है। अदरवाइज पॉलिस्टर कपड़ों के अंदर कोई हार्मफुल नहीं होता है। ओके।
इंडिया में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पहले वो सिर्फ खादी के नाम से जानी जाती थी। मतलब खादी के कपड़े लोग मतलब गांधी जी के ज़माने से पहनते चले आ रहे हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे नया फैशन आ रहा है, जेंजी आ रही है, तो वो खादी का दौर समाप्त होता जा रहा है, वो डाउन होता जा रहा है। देखिए, इंडिया में दो नहीं, 3 टाइप के लोग रहते हैं। ओके। मिडिल इंडिया, अपर इंडिया और लोअर इंडिया। ठीक है। तो लोअर इंडिया हमेशा आज भी कॉटन सबसे ज़्यादा पहनती है। अच्छा। मिडिल इंडिया पॉलिस्टर को सबसे ज़्यादा प्रेफर करने लगी स्टार्टिंग में, और अपर इंडिया है जो वुलन कपड़े, क्योंकि ठंडी का ज़्यादा रहता है तो वुलन कपड़ों पे ज़्यादा ट्रस्ट करती है वो। ओके। अब हुआ क्या, इंडिया की पॉपुलेशन एक साथ जंप की। कॉटन इतना ज़्यादा इंडिया के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता। कॉटन बनता है गुजरात में सबसे ज़्यादा जी। उसका जो ट्रेडिंग जो होता है, जो बनता है कॉटन बनने के बाद में, स्टिचिंग यूनिट है, उसकी वीविंग यूनिट है, वो है सब तिरुपुर साउथ के अंदर। वहाँ से पूरे इंडिया में माल सप्लाई होता है। तो कॉटन का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा थी उस टाइम में, तो कॉटन का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। ठीक है। तो अब ये मान लीजिए धीरूभाई अंबानी जी की ही सोच है कि उन्होंने पेट्रोल से जो यान बनाना स्टार्ट किया, पॉलिस्टर कपड़ा बनाना स्टार्ट किया, तो ये अफोर्डेबल भी होने लगा, सस्ती रेटों में आने लगा, लोगों ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। तो ये फैलता फैलता पॉलिस्टर इतना फैल गया है कि आज के टाइम के अंदर 80% कपड़ा जो है वो पॉलिस्टर पहना जाता है, 20% कपड़ा विस्कोस या कॉटन पहना जाता है। 80% मार्केट पॉलिस्टर की हो गई। बिल्कुल, 80% कपड़ा पॉलिस्टर है। अब प्योर जो आप बोलते हो प्योर कपड़ा है, विस्कोस है, कॉटन है, वो 20% का ही रेशियो है इंडिया के अंदर। और एक कपड़ा आता है, इसको लेनिन बोलते हैं, और वो काफ़ी कॉस्टली आता है। वो भी सर विस्कोस ही होता है सर। अच्छा, विस्कोस होता है। वो विस्कोस के अंदर जैसे आप बोल दो डोला सिल्क बोल दो, रेशम सिल्क बोल दो, चंदेरी बोल दो, वो सब विस्कोस के अंदर की कैटेगरी आती है। तो उसका रीज़न क्या, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है? क्योंकि जब आप नॉर्मल कपड़ा देखोगे कॉटन का, तो वो आपको 300-400 रुपये मीटर से स्टार्ट हो जाता है। लेनिन जो स्टार्ट होता है वो 2000-2500 रुपये मीटर से स्टार्ट होता है, फिर 7-8 हज़ार रुपये पर मीटर तक भी उसकी कॉस्ट जाती है। वो वुडन से, देखो कॉटन तो है जो धागो से रुई से बनेगा। जो विस्कोस है वो वुडन से बनते हैं, नेचुरल फाइबर से बनते हैं वो सारी चीज़ें। ओके। और एक है प्योर जो रेशम के कीड़े से बनती हैं। तो रेशम के कीड़ों की जो आपकी एक प्रोसेस होती है, रेशम का कीड़ा एक बोन होता है, वो अपने आप को घुमाता रहता है, रेशा निकालता रहता है अपने मुंह से, और घूमते 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 उसके अंदर वो फंस जाता है और वो रेशम का धागे का एक बोबिन्स बना देता है। तो वो रेशम का हो गया प्योर के अंदर। वो विस्कोस जो है वो आप नेचुरल जो फाइबर्स है उनसे बनता है, कॉटन है वो रुई से बनता है, और पॉलिस्टर वो पेट्रोल से बनता है। ये 4 अपने हैं। अभी जैसे चाइना के अंदर और मैं साउथ अमेरिका की बात करूँ तो वहाँ पे हॉर्स से भी बन रहे हैं। हॉर्स के जो धागे हैं उनको इम्प्लांट करके उनको ट्रांसफ़र करके बन रहे हैं। मिल्क से बन रहे हैं, मिल्क से बना रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस, नई प्रोसेस आ रही है। इंडिया में कब तक आती है वो देखते हैं, लेकिन इंडिया में मेजरली विस्कोस के बाद में कॉटन, पॉलिस्टर और नाइलॉन, ये 4 सबसे ज़्यादा चलते हैं और चारों बहुत सक्सेस भी हैं यहाँ पे। लेकिन बात करूँ कंजम्पशन की तो 80% कंजम्पशन पॉलिस्टर का ही है ज़्यादा। 80%। और इंडिया में क्या अभी भी कपड़ा बाहर से इंपोर्ट किया जाता है कि जो टोटल इंडिया में कंज्यूम हो रहा है वो 100% इंडिया में ही बन रहा है? इंडिया में पॉलिस्टर की बात करूँ तो पॉलिस्टर जो कपड़ा है वो टोटली यहाँ पे ही है। ठीक है। मेंस वेयर के सेगमेंट की बात करूँ, तो बांग्लादेश से, वियतनाम से, बैंकॉक से, यहाँ 3 जो बाहर की कंट्री है वहाँ से ज़्यादा आता है। और वेस्टर्न वियर की बात करूँ तो चाइना से सबसे ज़्यादा माल अभी यहाँ पे इंडिया में आता है। चाइना से वेस्टर्न वियर का जो ट्रेंड है चाइना से सबसे ज़्यादा आता है क्लोथिंग के अंदर। इंडिया का कंजप्शन बन रहा है, मंडियाँ तैयार हो रही है। जैसे साड़ी के लिए सूरत बहुत अच्छा था, बच्चों के लिए तिरुपुर बहुत बढ़िया था, वुलन के लिए लुधियाना बहुत बढ़िया था। तो ऐसे मंडियाँ अब तैयार हो रही है। अब सूरत इतना आगे बढ़ चुका है, इतना डेवलपमेंट है वहाँ पे। जो एटमॉस्फेयर उनको तिरुपुर वाले का था वो एटमॉस्फेयर हम लोगों ने सूरत में डेवलप किया। तो ऐसे ही चाइना के अंदर जो एटमॉस्फेयर है, जो ये ट्रेंड है वहाँ का, तो हम लोगों ने सूरत में भी हम लोगों ने एक नया एरिया डेवलप किया है। वहाँ पे वेस्टर्न वियर बन रहा है। आप वहाँ पे देखिए, आपको वुलन्स के मिलेंगे, जैकेट्स मिलेंगे, मेंस वेयर का इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। तो डे बाय डे पूरा सेंट्रलाइज जो पूरा सेक्टर बनने वाला है कपड़ों का, वो सूरत ही रहने वाला है। ओके। तो आपने जो ये फ्रेंचाइज मॉडल लॉन्च किया, आप B2B सेल करते हो, आपने कभी ऐसा मॉडल क्यों नहीं लॉन्च किया कि जैसे शोरूम्स हैं, मॉल के अंदर शोरूम है, वहाँ पे आप अपने कपड़े सेल कर रहे हो, आप अपना B2C ब्रांड क्रिएट करोगे तो आई गेस लोगों तक ज़्यादा पहुँचेगा भी और ब्रांड की जो विजिबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। सर जो फ्रेंचाइजी मॉडल हमारा है वो B2B नहीं है, वो B2C ही है।
जैसे मैंने कपड़ा मेरे से किसी ने फ्रेंचाइजी ली है, हाँ। तो हम लोग B2B कर रहे हैं आपस ओके, में। ओके। और जो फ्रेंचाइजी ले रहा है वो B2C कर रहा है, तो उसका जो नाम निकाला हम लोगों ने केसरिया बाजार के नाम से निकाला है। केसरिया बाजार। और सपोज करिए मैं अगर एक नॉर्मल कपड़े की दुकान किए हूँ, तो आपसे मैं कपड़ा परचेस करके दूसरे ब्रांड्स के कपड़े भी अपने स्टोर पे रख सकता हूँ? नहीं सर, ऐसा हम लोगों ने नहीं दिया अभी तक किसी भी स्टोर्स को कि वो दूसरे का भी माल बेच सके। नहीं, अगर मैंने आपकी फ्रेंचाइजी नहीं ली है। बिल्कुल हाँ सर, उसमें उस केस में आप कर सकते उस केस में कर सकता हूँ। अगर मैंने आपकी फ्रेंचाइजी ली हुई है, आपके मैं ब्रांड का नाम यूज़ कर रहा हूँ, तब फिर मैं किसी दूसरे ब्रांड का कपड़ा नहीं रख सकता। बट अगर मैं अपने नाम से ही अपनी शॉप चला रहा हूँ, कोई मैंने आपका पर्टिकुलर नाम यूज़ नहीं किया है, तो फिर मैं आपके साथ अदर ब्रांड्स को भी आप ले सकते हो। मैं ले सकता हूँ। हाँ। देखिए, कब मैंने आपको बताया जैसे मेरी डिजाइन्स में बना रहा हूँ जी, कोई दूसरा अपनी डिजाइन्स बना रहा है, आपको जो चॉइस हो, जो पसंद हो, आपका मार्केट में जो टेस्ट बिकता हो, आपको उसको रखना चाहिए और उसका ही बेचना चाहिए। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी प्रोडक्ट बनाने में हमेशा नया प्रोडक्ट बनाने में, इनोवेशन करने में कोई कमजोरी नहीं रखती है। फिर भी चॉइस आपकी है कि आपको हमारा टेस्ट पसंद आया है कि नहीं आया। आपके लिए मार्केट पूरा खुला है, आपको जो पसंद आया उसको आपको बेचना चाहिए। ठीक है। अगर एक वर्ड में मैं आपसे पूछूं कि जो बड़े ब्रांड्स हैं जिनके बहुत बड़े नाम बन चुके हैं, मैं नाम किसी ब्रांड का नहीं लूँगा, तो बड़े ब्रांड्स क्या सिर्फ कंज्यूमर को लूट रहे हैं इतना महंगा कपड़ा बेच के? नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप जा रहे हो, ब्रांड आपको विजुअलिटी दे रहा है। ब्रांड विजिबिलिटी दे रहा है, ब्रांड आपको फोर्स भी तो कर रहा है ना। मतलब ब्रांड आपको एड्स दिखा रहा है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपना ब्रांड नेम छोड़ रहा है, प्लस एक ऐसी चीज़ क्रिएट हो रही है कि यार मतलब अगर मैंने इस ब्रांड का कपड़ा नहीं पहना तो मैं तो यार गरीब हूँ। सर देखिए, ये होता है कि जो दूसरों के ऊपर देख के चलते हैं, दूसरों को देख के चलते हैं, हाँ। वो लोग सोचते हैं। अब जैसे मेरे सामने कोई बैठा है और मैं उसका देखूं, यार इसका शूज़ बहुत बढ़िया है, इसका शर्ट बहुत बढ़िया है, इसका यार इसने ये ब्रांड पहना है, हाँ। फिर मैं भी पहनूं। तो ये तो सबकी अपनी अपनी सोच है। इंडिया के अंदर जैसे इंडिया के अंदर जितने बड़े लोग हैं, मैं 500 करोड़ के मालिक से मिला, 1000 करोड़ के मालिक से मिला, 5000 करोड़ से मालिक से मिला, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ब्रांड है कि नहीं ब्रांड है, कि जूते मेरे है ना पॉलिश किए हुए हैं कि नहीं है, मेरी गाड़ी में कौन सी गाड़ी में मुझे बैठना है। हाँ। उनको ये भी पता नहीं मेरे पास गाड़ी कितनी है, उनके सामने जो गाड़ी है उसमें जाके वो बैठ जाते हैं। ठीक है। उनको कोई मतलब नहीं है। ये सारा सिस्टम कहाँ तक आता है, जब आप ग्रो कर रहे हो। जो ग्रो कर रहा है वो दूसरों को देख के जीना स्टार्ट करता है, वो वैसी लाइफ स्टाइल पाना चाहता है। जो जैसे जैसे आप की एज बढ़ेगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपके पास में सब कुछ होने लगेगा, वैसे वैसे आपका खुद का मोह छूटने लगेगा, जो है वो सब कुछ अच्छा है। तो वो डिपेंड्स करता है कि आप किस कैटेगरी के अंदर भी चल रहे हो। अगर आप धीरे धीरे आप 1000 करोड़ के मालिक बन जाते हो, 2000 करोड़ के मालिक बन जाते हो, तो आपके सामने 2 पैंट शर्ट भी होंगे ना, तो आप उसमें पूरी ज़िंदगी निकाल सकते हो। 1000 करोड़ वाला कभी नहीं सोचेगा कि मुझे इस ब्रांड की चीज़ पहननी है, तो वो फैशन और बॉलीवुड अलग चीज़ हो गया। वो वहाँ पे वो पैसे वाला भी है और उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। लेकिन एक बिजनेसमैन को ये सब मेंटेन नहीं करने की जरूरत होती है। उसके सामने उसकी अलमारी में तो 2 शर्ट भी होंगे, तो वो आज ये पहनेगा, कल वो पहन के निकल जाएगा, उसको कोई नहीं कहना। उसको ये बोलेंगे पैसे वाला आदमी देख कितना सिंपल रहता है। तो आप की सोच बदलती है आपके बैलेंस के साथ में, आपके काम के साथ में। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो पहले मैं बड़ी बड़ी सेमिनार्स में जाता था, तो मुझे लगता था मुझे यार कोट पैंट पहनना चाहिए, ऐसे पहना कोट शर्ट वगैरह पहनना चाहिए, बड़े बड़े लोग मिलते हैं। अब मैं डेली उन लोगों से ही मिल रहा हूँ, डेली बड़े बड़े लोगों से मिल रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि कुछ बड़े लोग ऐसे हैं जो सच में बड़े लोग हैं। हाँ। बाकी तो सब दिखावा करते हैं। तो जो बड़े लोग हैं उनके सामने जाते हैं तो एकदम सिंपल, अच्छा, एकदम सिंपल तरीके से खाना खाना, सिंपल तरीके से बातचीत करना, सामने वाले की पूरी बात सुनना, उसके बाद में रिप्लाई देना। तो ये सारे गुण अगर आप पैसे वाले नहीं भी और अगर ये गुण हैं तो आप बहुत अच्छे पैसे वाले हो फिर आप। ये तो वो पुरानी कहावत हो गई ना कि जिस गुल्लक में जो गुल्लक खाली रहती है वो आवाज़ ज़्यादा करती है, और जो गुल्लक भरी रहती है वो बिल्कुल शांत रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आज भी हिंदुस्तान के अंदर सेठ लोग बचे नहीं। पहले बोलते थे सेठ लोग थे। हाँ। आजकल सेठ लोग बचते नहीं है, रहे नहीं है। पहले वाले सेठ लोग धंधा भी, व्यापार भी बड़ा करते थे, अनाथ आश्रम भी खुलाते थे, खुद की धर्मशाला भी बनाते थे, मंदिर भी बनाते थे, 10-10 बच्चे भी होते थे, तो भी वो मार्केट के अंदर उनका नाम सेठ जी बोला जाता था। हाँ। आजकल एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, वो उसके अंदर इतना बावला हो के रखा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है।
है ना, बिजनेस है, दिन रात चिंता सताती है, लोन चुकाना है, लोन चुकाना है। उस टाइम पहले लोन भी नहीं होता था, उधारी भी नहीं होती थी इतनी। तो मतलब अपन ने साइकोलॉजी बढ़ा ली अपनी, अपन ने अपने आप को इतना डिप्रेशन में ला दिया कि हमें दूसरों को देख के ज़िंदगी जीने में ज़्यादा मज़ा आने लग गया, ना कि अपन, अगर अपने पास जो कुछ है अगर अपन उसमें खुश रहे, तो मैं बोलता हूँ इससे अच्छी ज़िंदगी कभी अपने को मिलने वाली नहीं है। जो ज़िंदगी इस दौर की अपने को मिल रही है, क्योंकि आने वाली ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। राइट। क्योंकि अपन जो चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, पार्टीज़ को जा रहे हैं, वो तो ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा, आपको मान के चलो आपके पास सिर्फ पैसा चाहिए, आपको और कुछ नहीं चाहिए, ना आपको भाई चाहिए, ना बहन चाहिए, ना माता पिता चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक में बैलेंस चाहिए। तो ये जो ज़िंदगी है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने लिए है कि अपन इस 100-200 साल के जीवन के अंदर अपन है, जो भी अपनी ज़िंदगी बची हुई है, तो इसको एक क्वालिटी वाली लाइफ जिए तो ज़्यादा बढ़िया है, ना कि दिखावे वाली लाइफ से। ओके। अगर आज की डेट में किसी को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई नया लड़का है जिसको इस फील्ड के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो क्या उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है? क्या जो मार्केट के बड़े प्लेयर्स हैं बैठे हैं वो उसको स्टार्ट करने देंगे कि उसको खा जाएंगे बीच में? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आज के टाइम में 100 साल पुरानी कंपनी भी आज जिंदा, और 3 साल पहले आई हुई कंपनी जो है वो उससे बड़ी कंपनी बन गई है। okay. सिर्फ आपका आइडियोलॉजी क्या है, आपका आइडिया कितना बड़ा है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड है। हम लोग जब आए थे 2021 में, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी बनी हुई है, तो क्या कपड़ा पहले नहीं बनता था? पहले हमसे बड़े प्लेयर नहीं थे, हमसे बड़े बड़े प्लेयर थे। हम लोगों ने कभी कंपटीशन को कंपटीशन की नज़रिए से नहीं समझा, हमने उनकी कमियों को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा है कि इसकी कमी ये है, अगर हम लोग ये कमी को सुधार लेंगे ना तो हमारा काम बहुत अच्छा बनने लग जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तो हम लोगों ने मार्केट का गैप देखा, मार्केट के अंदर कमियां थी, जो सप्लायर था उसकी क्या कमियां थी वो हम लोगों ने देखी, और हम लोगों ने चेस किया। आज 3 साल में इतने बड़े वॉल्यूम तक पहुंचे ही हैं। तो किसी के पास में कोई आइडिया है, वो सोचता है कि मैं छोटे शहर बैठा हूँ, मैं बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता। आज ये भी पॉसिबल नहीं है कि छोटे शहर बैठे हो तो कि आप इतना ही वॉल्यूम कर पाओगे। आप चाहे जितना करोड़ों का बिजनेस कर सकते हो। जो कंपनी एक IT कंपनी है, उनका ओनर है वो गांव में रहता है, 16,000 करोड़ की कंपनी है। जो CRM सॉफ्टवेयर है, जो ERP सॉफ्टवेयर भी है, तो उनका जो ओनर है वो गांव बैठ के काम करता है, 16,000 करोड़ का मालिक है। उसको सोच सकता है दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनियां CRM के अंदर। तो सोच अपनी बनाओ, सोच के साथ में अपनी आइडिया जो है, एग्जीक्यूशन जो है उसको अच्छे तरीके से करो, प्रोफेशनली करो, कल्चर आप डेवलप करो अपने जिस भी काम में कर रहे हो। हमारे यहाँ पे इतनी लेडीजें आती है, उनमें से मैं देखता हूँ 100 में से हमारे एक लेडीज सक्सेस होती है। अच्छा, 100 लेडीज अगर व्यापार कर रही है तो उसमें से एक लेडीज सक्सेस होती है, ड्यू टू उसकी पंक्चुअलिटी, ड्यू टू उसका प्रोफेशनलिज्म, ड्यू टू उसका टाइमिंग पूरा देना, ड्यू टू उसका काम करने का स्टाइल उसने जो अपना रखा है, और 5वां चीज़ है उसका सब कुछ मैनेजमेंट। ये सारे काम अगर वो करती है तो लेडीज सक्सेस है। हमारे यहाँ पे 50,000 रुपये से एक लेडीज़ ने बिजनेस स्टार्ट किया। आज उनका वॉल्यूम 3 करोड़ रुपए का वॉल्यूम है उनका साल का। तो 50,000 रुपये से उन्होंने 3 करोड़ के वॉल्यूम पे हमारे साथ साथ में खड़ा किया है। तो आप क्यों नहीं कर सकते? कोई भी इंसान कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपका समय, डेडिकेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, उससे आप सब कुछ कर सकते हैं। रितेश भाई, बहुत बहुत थैंक यू। आपने इतनी सारी चीज़ें अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड बताई, और जितने भ्रम थे ना मेरे कपड़ों से रिलेटेड, क्योंकि पर्सनली मैं बहुत शौकीन हूँ कपड़े पहनने का, और मैं इसी चीज़ पे पागल रहता हूँ कि यार एक ब्रांड सेम चीज़ मेरे को 1,000 की दे रहा है, वही दूसरा ब्रांड मेरे को 5,000 की दे रहा है, तीसरा ब्रांड मेरे को 8,000 की दे रहा है। तो इतना कन्फ्यूज़न रहता है। आज मुझे समझ में आया कि वो ब्रांड का डिफ्रेंसिएशन क्यों आता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन पंचायत विद रोहित। और शायद ये पॉडकास्ट सुनने के बाद लोग इस इंडस्ट्री में और आगे ग्रो करने की कोशिश करेंगे। वन मोर थिंग, अगर किसी को आपकी फ्रेंचाइजी लेना हो तो वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकता है? देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप कभी पे जाओगे तो मिल जाएंगे। गूगल के ऊपर केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आप सर्च कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हो मेरा। तो फ्रेंचाइजी लेने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप सूरत एक बार विजिट करें। ओके। देखिए, फ्रेंचाइजी तो आप मेरी या किसी की भी ले सकते हो, मुझे कोई उससे एतराज़ नहीं है। लेकिन आप कपड़ा सीखना चाहते हो, कपड़े के बारे में जानना चाहते हो, कपड़ा समझना चाहते हो और फिर फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो, तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है। क्योंकि हम लोग हमेशा ये जानते हैं कि अगर एजुकेशन से कोई चीज़ का होगा तो आपका एग्जीक्यूट करना आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप अगर कोई सूरत आता तो आप उसको अपनी पूरी फैक्ट्री से लेकर बिल्कुल सर, डेली हमारा एक पूरा चलता है, 9:30 बजे से लेके 12 बजे तक का एक सेशन चलता ही है।
वहाँ पे 5-7 कस्टमर्स जो भी आते हैं हम लोग उनसे बातचीत करते हैं, आपस में ग्रुप मीटिंग करते हैं, कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है, कोई अपना एक्सपीरियंस बताता है, कोई पैसे कैसे जुटा के लाया है, कोई फाइनेंस कैसे कर रहा है। तो एक बड़ा मज़ेदार माहौल रहता है, उसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, देखिए अगर 5 जगह के लोग मिलते हैं सूरत के अंदर, हमारे पास में आके 5 जगह लोग मिलते हैं और हम लोग मीटिंग कराते हैं, तो हमारा आप सोचिए कि हमारा ट्रस्ट कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा, तब जाके मीटिंग कराते हैं। नहीं तो कोई मीटिंग क्यों कराए, माल बेचना है, माल तो कोई भी बेच के निकल जाएगा। हम ये चाहते हैं कि वो सीखे पहले बिजनेस को, और जो सीखेगा वो आगे पनपेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम केसरिया।